गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं भाई? मैं तो सबसे ये सुनना चाहती हूँ कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम खुश हैं। और अगर आप खुश नहीं तो मैं आपको एक बात ही बताना चाहती हूँ कि देखिए, कभी भी किसी और के ना खुश होने से अपनी खुशी में कमी ना पैदा करें, क्योंकि दुनिया जो है वो किसी हाल में खुश नहीं होती। अगर आप बहुत ही दुबले पतले होंगे तो कहेगी अरे हाय, क्या खाने पीने को नहीं मिलता, हाय हैंगर में टंगे हुए हो, अभी उड़ जाओगे, हवा आएगी। अगर आपकी नाक मोटी है तो वो कहेंगे कि क्या सिक्के फंसाती रही हो बचपन में। और भी बहुत सारी एक दो जुमले ऐसे बोलेंगे जो आपका दिल तोड़ देंगे। अगर आपका कद छोटा है तो उस कद की जिम्मेदारी भी जैसे आप पे ही डाल देंगे कि जितनी ज़मीन के अंदर है उतनी ज़मीन के बाहर है। और पता नहीं क्या 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 छोटे कद वालों के लिए ताने बनाए गए हैं। वज़न ज़्यादा है तो भी ये भी मसला। क्या भाई, क्या अगर तुम तो ज़रा ख्याल कर लेती, जो बची हुई बोतलें थी उनका दूध ना पीती अपनी बहनों का, तो ये हाल तो ना होता। रिश्ता कैसे होगा, फलाना, ये बीमारियां हो जाएंगी। देखो ज़रा, अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लगती हो, मतलब कि तानों के एक अंबार है हमारे इर्द गिर्द के लोगों के पास। और वो लोग ये ताने देते हुए ये नहीं सोचते कि वो क्या क्या कुचल रहे हैं। वो सामने वाले की पर्सनैलिटी कुचल रहे हैं, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल शैटर कर रहे हैं, वो इतना उसको बुरा बोल बोल के उसको ये बावर करा रहे हैं कि तुम हो ही बुरी, तुम हो ही बुरे, तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तुम्हें अगर अल्लाह ने ये कद दिया है, अगर अल्लाह ने ये नाक दी है, तो कभी कभार जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल देते कि जैसे तुमने खुद बनाए है अपनी ये नकूश। तुम्हारा रंग अगर कम है तो उस पर भी एक दो जुमला तो आ ही जाता है कि क्या भाई, झुलसा लिया अपना रंग, क्रीमें लगाओ, फलाना करो। तो कभी कभार ये जो जुमले हैं ये आपको काट के रख देते हैं। तो कहते हैं ना कि तलवार की मार से भी बड़ी मार है ज़बान की मार। और ये जो ज़बान की मार है कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों की रुकती नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे जितने भी देखने वाले वो हमेशा खुश रहें। और खुश रहने के लिए करना क्या है, आप एक तो दुनिया की सुनना छोड़ दें, और अगर अपने आप को खुश रखना है तो आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया वो ये है कि अगर मैं ऐसी हूँ तो क्या हुआ। अगर मैं ऐसी हूँ तो मैं खुश रहना चाहती हूँ, और उस खुश रहने की वजह से मैं अपनी सेहत अच्छी रखूँगी। क्योंकि अगर मेरी सेहत बिगड़ गई मेरे ऐसे होने की वजह से, तो फिर मैं किसी काम की नहीं रहूँगी इस दुनिया में। ये जो सारी बातें हैं ना, इसका असर मेरे दिमाग तक नहीं पहुँचना चाहिए। मुझे अपने आप को इतना सुन करना है, या मुझे अपने आप को खुद को इतना कैरी करना है, इतना मजबूत बनाना है कि जो मेरी ये इधर उधर की बातें हैं ये मुझ पर कोई तीर ना चलाए, ये मुझ पर कोई कचौके ना मारे। मुझे अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम माएँ बच्चियों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने में कामयाब नहीं रहते, और शायद हमने उनकी परवरिश बाकी सब चीज़ों में अच्छी कर दी होती है, मगर हम उनको उनकी जो कमियां हैं, जो उनको लगता है उनके अंदर कमियां हैं, उनसे उनको निजात नहीं दिला पाते, और उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं डाल पाते जो उन्हें मजबूत करता है, उनकी पर्सनालिटी को मजबूत करता है। कुछ मजबूत लोग तो ऐसे, आप उनको कुछ भी कहते रहे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसी तरह अपने काम में आगे होते हैं। अगर वो मोटे हैं, अगर वो छोटे हैं, अगर उनके अंदर कोई ऐसी कमी है जो उनको आगे बढ़ने से रोकता है, वो कुचल के आगे बढ़ जाते हैं, इतने वो मजबूत होते हैं। लेकिन मेरे पास कुछ मैके वालियाँ ऐसी हैं जो शायद इतनी मजबूत नहीं, शायद उनको अपने आप को तरीके से लेके चलना नहीं आता, मगर मैं उनको कुछ मिसालें दूंगी। मैंने बहुत लोग दुनिया में देखे हैं, बहुत लोगों से मिलती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका वज़न ज़्यादा है, लेकिन वो उस वज़न की वजह से अपने बाकी टैलेंट्स के ऊपर ओस नहीं पड़ने देते। वो अपने आप की पहचान कराते हैं अपने दूसरे टैलेंट से, और अपना नाम ऐसा बनाते हैं कि उनको कोई चलते फिरते, ओए मोटी कहाँ जा रही हो, ओ कटो, ओ लगता सारा घर का खाना यही खाती है, ये जो सारी कचोके हैं उन पे असर ही नहीं करते। और ऐसा होना चाहिए मजबूत। लेकिन अगर ये सब जुमले आप पे असर अंदाज होते हैं तो भी मेरे पास आपके लिए हेल्प है। मैं आपके घर आके आपको समझा के, आपको बैठा के चीज़ें एक एक के पास तो नहीं जा सकती, लेकिन मैं सारी चीज़ें कोशिश करूँगी अंडर वन रूफ लेकर आई हूँ, जिसकी वजह से मैं आपका कॉन्फिडेंस आपको वापस पहुँचाऊँ। सो बहनों का यही काम होता है, तो किसी की बहन, किसी की खाला,
किसी की फुप्पो जो भी समझे, आपकी अपनी निदा यासर आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए आपके लिए शो लेकर आई है। छोटी सी ब्रेक के बाद मैं ऐसी हूँ तो क्या हुआ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं ऐसी हूँ तो क्या हुआ। और इस वक्त अगर मैं ऐसी हूँ में अगर आप थोड़ा सा ओबेसिटी को ले लें, मोटापे को ले लें, तो अब अगर हैं आप मोटे तो ज़ाहिर है मैं आपको ये कहूँगी अच्छा डाइट कर लें, फलाना कर लें, ये कर लें, वो सारी बातें एक तरफ, लेकिन ज़ाहिर है आपने पहनना ओढ़ना भी है और अपने मुख्तलिफ ओकेजन्स पे जाना भी है। तो क्यों ना हम इतनी जहानत से अपने कपड़ों का चुनाव करें कि बहुत सारे ऐब हम छुपा सकें अगर हमें लगते हैं वो ऐब। सो मैंने कहा कि किसी ऐसी डिज़ाइनर को बुलाया जाए जो कद से खेलती हैं, जिनका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कपड़ों को लेकर। ज़ाहिर है जब आप पढ़कर आते हैं और उसके बाद एज डिज़ाइनर नज़र आ रहे होते हैं इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद, तो बहुत कुछ आप उनसे सीख सकते हैं। सो एक बहुत प्यारा खूबसूरत ब्रांड है सलाउद्दीन एंड पाशा के नाम से, जिसकी ओनर जो हैं वो हमारा सलाउद्दीन है। वो मेरे पास इस वक्त बैठी हैं, वो आपको बहुत सारी गाइडलाइंस देने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अब मैं ये सेम टू यू, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए अपने माशाल्लाह। अच्छा हमारा आप खुद बहुत दुबली पतली सी हैं और आपको ज़ाहिर है हर तरह के कस्टमर्स आपके पास आते होंगे, हर साइज़ के कस्टमर्स आते होंगे, आपने सबको केटर करना है। बिल्कुल। सो आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो लड़कियां जो ख़वातीन ओवरवेट हैं, तो उनके लिए कपड़े बनाने में आपको किस तरह की जहानत का सामना करना पड़ता है, मतलब क्या सोचती हैं आप कट्स? सबसे पहले हम देखते हैं कि फैब्रिक स्टिफ नहीं होना चाहिए, फैब्रिक में थोड़ा सा फ्लो होना चाहिए। अच्छा ज़रा अगर आप मैं ये पूछूं एग्जांपल्स दे दें फैब्रिक के कौन से नो हो अगर जो ओवरवेट ख़वातीन, जो ज़रा हैवी 80 ग्राम रॉ सिल्क होता है, जो 100 ग्राम रॉ सिल्क होता है, उससे आप दूर रहें। इंस्टेड गो फॉर शामो सिल्क, आप शिफॉन पहन लें। अच्छा जो शामो सिल्क है उतना जिस्म के साथ चिपकता है, अगर हमारे जो बल्जेस हैं वो क्या उसमें नुमायाँ होंगे या नहीं? क्या उसमें फॉल है, वो ग्रेविटी के साथ वो फैब्रिक फॉल हो जाता है। तो आपको लगता है वो थोड़ा सा ढीला सिलवाना चाहिए? बहुत चिपका हुआ सिलवा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप ऐसा फैब्रिक चुनें जिसमें थोड़ा सा फ्लो हो। और अगर आप रॉ सिल्क पहनना चाहें तो आप 60 ग्राम रॉ सिल्क यूज़ करें, आप 100 ग्राम या 80 ग्राम ना यूज़ करें, बिकॉज दैट्स वेरी स्टिफ। मैंने नोट किया है अगर आम ख़वातीन को मैं देखती हूँ जिनका जो ओवरवेट होती हैं, वो दर्जी से जो स्टिचिंग करवाती हैं वो बिल्कुल चिपके हुए कपड़े मैंने अक्सर नोट किया, लोगों को इतनी नहीं समझ आ रही होती। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि जो वो स्टिचिंग कराती हैं टेलर से, उनको कितना अपने बॉडी से थोड़ा सा ढीला, इंचेस कितने लूज छोड़ने चाहिए कि उनके बल्जेस नुमाया नहीं? आई थिंक फिटिंग थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, बट ये भी ना हो कि बिल्कुल ही आप थैला बना दें कि जिसमें आपका बिल्कुल ही कोई फिगर ना नज़र आए, कुछ ना नज़र आए। थोड़ा सा जैसे वेस्ट से थोड़ा सा आप अबाउट 1.5 to 1.5 इंच की आप फिटिंग दे दें तो आपको कंफर्टेबल भी बैठता है सिलुएट, और ज़रा फैब्रिक की फॉल भी सही होती है। अच्छा। एंड एवरी वुमन हैज़ अ डिफरेंट, हर औरत का डिफरेंट बॉडी टाइप होता है। तो वैसे सम वुमेन आपके कंधे पे हैवी जोर होता है, आपके कुछ औरतों को ज़रा हिप्स पे हैवी जोर होता है, और कुछ औरतें पेट से हैवी जोर होती हैं। तो उसमें मैं कहूँगी एम्ब्रॉयडरी उस जगह में आप अवॉइड करें। अच्छा, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कि हम कंधों की हैवी खातून है और उनका बस्ट हैवी है, एप्पल शेप बॉडी है, तो उनको क्या करना चाहिए? अब उनके लिए क्या बिग नो है? उनके लिए बिग नो है बाइसेप एम्ब्रॉयडरी, बिकॉज उससे वो और जाहिर होती है वो जगह। सो अवॉइड हर जो आपके बाजू पे एम्ब्रॉयडरी है वो आप अवॉइड करें, लेकिन आप कफ पे एम्ब्रॉयडरी लटके भी नहीं है ना कुछ कपड़े हम अगर दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने बाजू की एम्ब्रॉयडरी की बात की तो ये आप अवॉइड करें, स्पेशली बिकॉज इस तरह की जो एम्ब्रॉयडरी होती है उससे ये जगह वाजे और होती है, उस जगह पे जोर पड़ता है। सेकेंडली इस तरह के आप नेकलाइंस भी अवॉइड करें, जो ऊपर नेकलाइंस हैं, ये तो आई नो बैक है, बट एज एन एग्जांपल अगर हम लें ये वाली जो नेकलाइन है जिससे ये कॉन्टूर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रंट समझे इसको कि जो ये बोट नेक कहलाता है ना, बिल्कुल ये भी वो जो बस्ती है खवातीन है वो अवॉइड करें, बिकॉज इससे वो बस्ट और जाहिर होगा, और इससे ये जो ये वाला काम आ रहा है वो भी और ज़ाया होगा, सो इसकी जाहिर होगा। तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आप कफ पे एम्ब्रॉयडरी रखें। जैसे कि यहाँ पे कफ वाली उधर कहीं टंगी हुई है, जैसे आप ले लें कफ वाली एम्ब्रॉयडरी ले लें, ये है ना कफ, सिर्फ आप कफ वाली आप सिर्फ कफ्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, इससे भी थोड़ा सा कम 3-4 इंच का आप काम रखें। जैसे ये फ्रंटल है ना, ये वाला फ्रंटल है, तो इन्होंने मतलब अगर ये किसी प्लस साइज के लिए है तो इस पे इतना काम ही नहीं है। राइट। आप
आप कहती हैं कि जो इस तरह एप्पल शेप बॉडी है वो थोड़ा काम बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। वो काम प्लेसमेंट काम करें। तो प्लेसमेंट एम्ब्रॉयडरी का मतलब है आप प्लेसेस चूज करें जहाँ पे जहाँ पे आपका कुछ वाजे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कफ पे, फॉर एग्जांपल इधर नीचे अंगरखे के दामन पे, और इफ यू वांट हल्का सा कॉलर पे, लेकिन कंधे के ऊपर नहीं, चेस्ट के ऊपर नहीं, उससे फिर आप कंफर्टेबल भी रहेंगे और आप और ये देखें ये फैब्रिक भी बहुत स्टिफ है, इट्स अ वेरी स्टिफ फैब्रिक, उससे आप थोड़ा अम्ब्रेला शेप और लगेंगे। तो अगर आपने अंगरखा पहनना ही है, सो यू कैन चूज अ फैब्रिक लाइक ये वाला जो कौन सा वाला फैब्रिक? ये सॉफ्ट फ्लोई फैब्रिक है थोड़ा सा, ये कॉटन सिल्क है, ये कॉटन सिल्क है। सो मतलब ये बेहतर होगा, ये बेहतर होता है, ये फ्लो भी होता है और ये इतना वो नहीं होता, स्ट्रॉन्ग फैब्रिक होता है, छिड़चा नहीं है, एंड गिरता, इसकी फॉल बहुत अच्छी आती है, इसकी नेचुरल फॉल आती है, नेचुरल फाइबर है ये, तो फॉल बहुत अच्छी आती है इसकी। अच्छा, अब जाहिर है अगर हम अंगरखे की बात कर रहे हैं तो कौन सी जो कमीज़ों के शेप होते हैं और गलों के शेप होते हैं वो अच्छे होते हैं उन लोगों के लिए जो ओबीस हैं, जो प्लस साइज़ हैं? फॉर एग्जांपल लंबी कमीज़ें, छोटी कमीज़ें, कलर्स, हम बोलेंगे गले, हम बोलेंगे दैट फॉर एग्जांपल अगर आपका मीडियम टू एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है, आप स्टे क्लियर ऑफ छोटी कमीज़ें। आप बहुत ज़्यादा जो छोटी कमीज़ें हैं, जो पटियाला शलवार्स हैं, उससे आप थोड़ा दूर रहें, बिकॉज उससे आपका और थोड़ा सा बॉक्सी सिलुएट लगता है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ मॉडल्स भी बुला लेती हूँ ताकि हमें थोड़ा बताने में भी आसानी रहे। प्लीज़ हमारे पास आ जाएं, अगर आप लोग थोड़ा सा हमें टाइम दे सकती हैं, आ जाएं। और ज़ाहिर है हम कभी कभार हमें नहीं पता होता तो हम कुछ ऐसे कपड़े ज़ेब-तन कर लेते हैं जो हमारे लिए नहीं बने होते। अच्छे बहुत होते हैं वो कपड़े, हमने उस पैसे भी खर्च किए होते हैं, इन्वेस्ट भी किया होता है, लेकिन जो चीज़ हमारे लिए बनी है ना वो हम पे ज़्यादा सूट करती है। बिल्कुल। सो आपने कहा कि छोटी कमीज़ वो एक नो है। छोटी कमीज डिपेंड्स आप किस तरह पेयर किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप छोटी कमीज पटियाला शलवार के साथ पेयर करें, जैसे अभी यहाँ पे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हो, कैसी हो? बिल्कुल ठीक जी। अगर आपने छोटी कमीज आप कह रही हैं कि पेयर अप किए पटियाला के साथ, तो इट्स अ बिग नो। इट्स अ बिग नो बिकॉज कमीज़ का जो वो है लेंथ है वो ज़रा कम है। अगर आपने घेरे वाली शलवार पहननी है तो आप थोड़ा इसका कमीज़ का लेंथ काफ लेंथ या नी लेंथ तक नीचे रखें। अगर मतलब के घुटने से नीचे रखें, बिल्कुल, वरना फिर आप ज़्यादा छोटी करेंगे तो उसमें आपका और ये वाली जगह वाजे होती है और आप थोड़े बॉक्सी लगते हैं। और देखिए ना, कुछ खवातीन शलवार से ही कंफर्टेबल हैं। अभी ट्राउजर्स आ गए हैं, पैंट्स आ गई हैं, लेकिन खासतौर पे प्लस साइज खवातीन है वो समझते हैं कि शलवार हमारे लिए कंफर्टेबल है, तो फिर आप नैरो शलवार पहने, आप पटियाला या घेरे वाली ना पहने। बिकॉज आई नो कराची में, हमारा पाकिस्तान में मौसम ऐसा है कि हमें शलवार बहुत कंफर्टेबल होती हैं, तो उससे बेहतर आप ये है कि आप इतने उसमें कावल्स या घेरा जिसे हम कहते हैं वो ना आप दें, और थोड़ी सी आप नैरो शलवार पहने, जिससे आपका ये वाली जो जगह है वो जरा थाई वाली जगह थोड़ी सी और नैरो लगे। सो आई वुड से कि पटियाला और घेर वाली आप उससे आपके लिए मतलब आप कहती हैं कि वो बिग नो है उससे आप दूर रहें। अच्छा, अब जैसे लाइक आप बात कर रही थी वो जो अंगरखा है उसकी, तो अंगरखा सही है, पहन सकते हैं जिस तरह से आपने फ्लोई वाला बताया है? बिल्कुल पहन सकते हैं। अच्छा, अगर हम तंग पजामे की बात करें, अंगरखे के साथ तंग पजामा, तो क्या ये लोग कैरी कर सकते हैं? कैरी कर सकते हैं सो लॉन्ग एज कमीज लूज, लंबी और फ्लोई हो। जैसे इन्होंने पहना हुआ, इनका फैब्रिक भी इतना स्टिफ नहीं है, और इसमें आप ये भी कर सकते हैं एज ए डिजाइनर, हम इतने वो नहीं देते, हम इतने घेरा नहीं देते, जो फ्रॉक की तरह के जो घेरे आते हैं वो हम नहीं देते, वो हम कम देते हैं। इस तरह रखती है, मतलब कि घेरों के बगैर। हाँ, और यहाँ से हम घेरा स्टार्ट नहीं करते, हमारा घेरा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो आपको ये स्टिचिंग नजर आ रही होती है वो जरा हम यहाँ से हम इसको जरा फिटेड रखते हैं, और वो यहाँ से इसका कॉन्टूर, इसका शेप यहाँ से नीचे से स्टार्ट होता है। आप थोड़ा जो ये हिप्स की साइड्स हैं वहाँ से आप कह रही हैं मैं कॉन्टूर स्टार्ट करती हूँ, मैं यहाँ पे ये जो फ्रॉक होती है बच्चों की तरह उसकी प्रिंटिक्स डाल के मैं यहाँ से नहीं, वो फिर यूं वाजे हो जाता है, वो पेट आपका और निकला हुआ होता है। बिल्कुल। तो वो जब आप नीचे से करेंगी तो थोड़ा सा आपका कमर का साइज पता चलेगा, थोड़ी सी फिटिंग आएगी, तो आप थोड़ा बेहतर नुमाया होंगे। सो बात हमने की कट्स के ऊपर। अच्छा, शलवार कमीज भी आपने बताई, आपने बोला तंग पजामा भी पहना जा सकता है। एक दूसरी चीज़ है कलर्स के ऊपर लॉट ऑफ वुमेन वो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं अगर वो डार्क कलर्स पहने, अगर वो मिडनाइट ब्लू पहने, वो टील पहने,
ये हो गया टील, मजेंटा पहने, हाँ, यू नो इस तरह के कलर्स, ये एग प्लांट जिसे हम कहते हैं, हम हाँ, बैंगनी कलर, हाँ, हम अ लॉट ऑफ काफी वुमेन अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हैं अगर थोड़ा वो डार्क कलर, डार्क टोन्स पे जाएं, उनको लगता है उसमें दुबली लगेंगी, और मोनोक्रोम मतलब ट्राउजर और आपकी जो शर्ट है वो एक ही कलर हो, अच्छा, तो उससे आप इलोंगेट हो जाता है आपका टॉर्सो, जैसे आपने पहना है, हाँ, अच्छा, बहुत ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये लंबी कमीज है, सारा एक ही कलर है, हाँ, तो आप विजुअली आप चॉप नहीं हो रहे कहीं से, आप अपने आप को इलोंगेट कर तो रहे हो। ये इन लोगों के लिए प्लस साइज के लिए अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा इट्स गुड कि आप पूरा एक कलर लेंगे, कलर कट नहीं करेंगे, बिल्कुल, और डार्क कलर्स होंगे तो भी बेहतर है। डार्क कलर्स होंगे बेहतर है। अगर आपने लाइट कलर्स, कुछ खवातीन होती हैं, यू नो, वो कहते हैं हमें लाइट कलर्स पसंद है, हमें पिस्ताशियो ग्रीन हमें पसंद है, हाँ, हमें आइस ब्लू पसंद है, फिर क्या आप बिल्कुल करें वो? पहने। हाउएवर आप अपनी एम्ब्रॉयडरी या दामन पे रखें, हाँ, आप अपनी एम्ब्रॉयडरी कफ्स पे रखें, फिर जो आपने बताया, हाँ, पहले। अगर आपने यानी लाइट कलर पहनना है आपने, तो उसको अगर जितना आप प्लेन रखेंगे आप उतने अच्छे लगेंगे। प्लेन और हाँ, प्लेसमेंट एम्ब्रॉयडरी जैसे इस पे लाइनें हैं, तो ये लाइनें भी आपको पतला दिखाती है, बिल्कुल, बिकॉज़ इसकी लाइनें वो हैं, वर्टिकल हैं, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। ओह यस, मैंने आपसे यही पूछना है कि अगर बहुत सारे लोग हॉरिजॉन्टल लाइनों वाले कपड़े भी पहनते हैं, तो वो बिग नो है प्लस साइज के लिए? वो बिग नो है बिकॉज़ वो आप विजुअली और अपने आप को इलोंगेट फैला रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, तो मतलब वो देखने में हर चीज़ है ना, बहुत सारे लोग, हम कहते हैं चोर जिस्म है, उनको पता है जहानत के साथ कपड़े कैसे पहनने, तो वो इतने लगते ही नहीं मोटे। और हमारे तो कपड़े शलवार कमीज ऐसे कि बहुत सारी चीज़ें छुपा देते हैं, बिल्कुल, दुपट्टा है, शलवार कमीज है, दुपट्टे लेने का तरीका कार है, बिल्कुल, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। गले आपने कहा एक तो बोट नेक नो है, बोट नेक नो। शेरवानी कॉलर वाले जो गले, वो कैसे रहते हैं इनके लिए? शेरवानी कॉलर आप अवॉइड करें, अगर आपने हाई नेक पहनना है तो आप जरूर बीच में एक ब्रीदिंग स्पेस और एक स्लिट दें। हाँ, वरना आप बिल्कुल ऐसे गंद कर लेंगे तो मेरे साइज पे भी बहुत ही अजीब लगता है। हाँ, थोड़ा सा आपको एक स्लिट देना, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देना बहुत जरूरी है। स्लीव्स के बारे में बताएं, स्लीव्स कितनी लंबी होनी चाहिए? स्लीव्स क्या ये लोग हाफ स्लीव्स पहन सकते हैं? मैंने अक्सर खवातीन को देखा हुआ है कि वो हाफ स्लीव्स पहनती हैं। नो, स्पेशली ये जो कैप स्लीव और हाफ स्लीव्स जैसे पहना होता है, जैसे पंजाब में अक्सर यू नो लोग पसंद करते हैं पटियाला शलवार हाफ स्लीव, उससे मैं बोलूँगी आप परहेज, आप थोड़ा सा दूर रहें उससे, बिकॉज उससे आपकी बाइसेप्स और थोड़े से हैवी लगेंगे। अगर आपने हाफ स्लीव पहनना ही है तो आप 3/4 पहने। ओके, 3/4 से आप वही विजुअली आप चॉप हो जाते हैं, विजुअली आप ज़रा ये बाइसेप बाजू वाला एरिया इतना हैवी नहीं लगेगा। और 2 कलर्स ना पहने, एक कलर पहने, मतलब कि आस्तीन का और कमीज का कलर एक होना। हाँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ डिजाइनर्स वो क्या करते हैं कि वो इसका कलर कुछ और कर लेते हैं, इसका कलर कुछ और, यू नो मेहंदी में कलर्स चाहिए होते हैं लोगों को, लेकिन आप वो ना करें, आप उससे दूर रहें, बिकॉज उससे क्या होगा कि ये चीज़ और वाज़ेह हो जाएगी और ये चीज़ यू नो कुछ और लगेगी। अक्सर आप देखें, अगर जो आप रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं तो वो जो आस्तीनें हैं ना, वो फिटेड नहीं होती, वो एक थोड़ी सी और खुली खुली होती हैं। उसके बारे में बताएं, क्या करना चाहिए अगर इन्होंने रेडीमेड कपड़े खरीदे, तो उस पर क्या ऑल्ट्रेशन करनी चाहिए एक ओबीस खातून को? इट डिपेंड्स, अगर आपने हाफ स्लीव ली है तो उसको आप फुल स्लीव करें, आप अपने हाफ स्लीव्स हटाएं। आप उसमें फिर अगर आपने एक फुल स्लीव पहना हो, उसको थोड़ा आप स्टाइलाइज कर सकती हैं, आप यहाँ से यहाँ तक एक स्लिट दे सकती हैं, तो वो थोड़ा सा वो बन जाता है, बेल शेप बन जाता है, उससे आपको थोड़ा सा स्टाइल भी आ जाता है, और इससे थोड़ा सा आप यू नो वो टिपिकल हाफ स्लीव नहीं लगेगा, वो थोड़ा नहीं, सा लेकिन स्टाइल आ जाएगा। खुले बाजू भी तो होते हैं ना, वो नहीं एक जैसे कॉटन नेट के कपड़े होते हैं, बहुत सारे डिजाइनर्स के पास 5-6 हज़ार रुपए की कुर्तियां मिल रही होती है, उसके आस्तीन इतने खुले खुले होते हैं। आई वुड से यहाँ तक आप खुला अवॉइड करें, इसके ऊपर आप बेल स्लीव कर लें, बट यहाँ तक जैसे हम भी बनाते हैं सलाउद्दीन एंड पाशा, तो हम यहाँ से कभी खुला नहीं रखते। ओके, आप कह रही हैं कि यहाँ से खुला हो कोई मसला नहीं है, मगर ये कंधे से एल्बो से नीचे जो है, फिर वो एल्बो के ऊपर खुला नहीं होना। बिल्कुल, एल्बो के ऊपर स्ट्रीमलाइंड हो, जैसे हम कहते हैं पतला हो, उसके बाद यहाँ से बड़ा हो जाए, दैट्स फाइन। गले अच्छा, अगर आप दुपट्टों के ऊपर बात करें तो बहुत सारे ख़वातीन ऐसी होती हैं, वो दुपट्टे अपने इतने ज़बरदस्त बनाती हैं कि उसकी मदद से वो अपनी बॉडी का जो शेप जो भी पार्ट छुपाना है वो मज़े से छुपा लेते हैं। लेकिन दुपट्टों के भी मटेरियल्स होते हैं, अब जैसे ऑर्गेन्जा पहना हुआ है इन्होंने, बिल्कुल, ये इन्होंने फ्रिल वाला दुपट्टा पहना हुआ, आजकल ये फैशन में चला है, बिल्कुल। क्या नो है इनके लिए और किस किस्म के दुपट्टे इनके लिए ओके हैं? ओके, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप मीडियम या लार्ज साइज़ के हैं तो आप ये वाले जो
गोलाई में वाले। फ्रिल्स आते हैं वो आप अवॉइड करें, उससे आपका वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ जाता है। Okay. बहुत ज़्यादा बढ़, आप स्ट्रीम लाइन जिसे हम कहते हैं दुपट्टे पहने जो स्ट्रेट शेप के होते हैं। अगर आपने हैवी बॉर्डर्स पहनना है आप पहने, जो भी है ये शेप होना चाहिए दुपट्टे की। हाँ। इससे आप और विजुअली स्ट्रीम लाइन हो जाते हैं। Okay. ये आप खुद आप देख सकते हैं कि ये वाला दुपट्टा इन पे सूट इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज इस पे बहुत वॉल्यूम है। अच्छा, बहुत ज़्यादा तो जैसे रफल ये है। इन्होंने पटियाला पे दुपट्टा पहना है, वो जॉर्जेट का दुपट्टा है? शिफॉन जॉर्जेट है Chiffon, ये। हाँ। दिस मटेरियल इज वेरी, इट कॉम्प्लीमेंट्स हैवी स्टाइल्स। मतलब ये वाला मटेरियल थोड़ा सा बेहतर है बिकॉज इसमें फॉल है, नेचुरल फाइबर है इसमें, ये फॉल हो जाता है। ये वाला स्टिफ है बहुत, तो ये आप अवॉइड करें। और वो जो और टिश्यू के नहीं होते फूले फूले से दुपट्टे, उसको आप तो बिल्कुल सिमटते अवॉइड ही नहीं करें। हैं। हाँ बिल्कुल अवॉइड करें। वो किस आजकल वो सारे डिजाइनर्स वही बना रहे हैं, सारे कॉम्बिनेशन उसी के साथ हैं। बड़ी मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल। मैं भी पहनती हूँ तो मैं फूली फूली लगती हूँ उसको पहन। उसमें एक सीक्रेट है, उसमें अगर आपने पहनना ही है ऑर्गेन्जा, आपने टिश्यू पहनना है फाइन, उसका आप जो पल्लू है साइज डिक्रीज करें। फॉर एग्जांपल नॉर्मल दुपट्टे होते हैं 42 इंचेस के, 41 इंचेस की नेचुरल विड्थ, उसको आप हाफ बनाएं। आप 21 इंचेस का बनाएं, उससे फिर आपका वो स्टिफनेस जो आपको चाहिए वो आती है, बट एट द सेम टाइम वो इतना सा होता है, इतना फैला हुआ नहीं होता। क्योंकि जब वो कुछ भी कहें आप, जब वो आप अपने ऊपर डालते तो एक नजाकत आती है, नजाकत आती है, बॉर्डर्स वाज़ेह हाँ, होते हैं। एक ट्रांसलूसेंट चीज आती है। आपने एक बिल्कुल। मतलब अगर बहुत चमक भी है आपके ऊपर और वो आपने टिश्यू का दुपट्टा डाल लिया है तो उस पे एक नजाकत आती है। तो आप उसका जो पल्लू का साइज है वो आप डिक्रीज करें, वो आप हाफ करें, तो आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं और वो आप फिर बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, अनकंफर्टेबल नहीं होता। अच्छा, एक मैं आपसे बात पूछना चाहूंगी, जैसे इन्होंने जो मटेरियल पहना हुआ है, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बहुत पठानों की दुकान पे ये मटेरियल मिल रहा होता है, ये क्या नेट कहलाता है, पता नहीं क्या कहलाता है, और ये क्या इन लोगों को पहनना चाहिए जो प्लस साइज हैं, नहीं पहनना चाहिए, या अगर पहनना चाहिए तो किस तरह का होना चाहिए? ये है लेसी मटेरियल, वो जो रेडीमेड लेस मटेरियल मिलता है, इसके ऊपर फ्लावर्स एप्लीक हुए हैं। और आप खुद ही देख रही हैं ये बहुत बिजी है। इसमें टू मच गोइंग ऑन, ऑल्दो ये वन कलर है, बट ये तो फैब्रिक इतना मोटा है, ये सूट नहीं कर रहा है इन पे। जैसे ये फैब्रिक आप देख रही हैं, इसमें नेचुरल फॉल है, इसमें भी थोड़ी बहुत नेचुरल फॉल है। तो अगर आप थोड़े मीडियम लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज हैं, तो आप ये हैवी लेसेस अवॉइड करें, बिकॉज इससे आपका कॉम्प्लीमेंट नहीं होती आपकी बॉडी। तो जो ये देख रही हैं आप खुद, इसकी प्लेसमेंट कहाँ हुई है, पेट के ऊपर हुई है, और ये ऐसी जगह पे हुई हुई है जहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे, और ये फैब्रिक भी स्टिफ है और ये उनकी बॉडी टाइप पे नहीं सूट कर रहा। तो इससे आप अवॉइड करें। इसकी जगह आपने अपने पहनना ही है तो आप शिफॉन्स पहने, आप कॉटन सिल्क्स पहने, आप 60 ग्राम रॉ सिल्क पहन सकती हैं। अवॉइड ये जो लेस वाले स्टिफ फैब्रिक्स हैं वो आप अवॉइड। और अगर लेस का बहुत शौक हो रहा है तो दुपट्टे में लेस लगवा लें बॉर्डर्स पर या कुछ ऐसा? दुपट्टे पे लेस लगा दें, नीचे दामन पे आप लेस लगा दें। जैसे ये प्लेसमेंट थोड़ी गलत हुई हुई है, अगर आप ये फूल यहाँ ना रखें, आप दामन पे रख लें, फिर भी थोड़ा बहुत इज मच बेटर देन ऊपर। अच्छा, अब अगर आप उससे भी बात करते हैं, जो इन्होंने नीचे ट्राउजर पहना हुआ है वो कुछ जार सॉर्ट ऑफ है, और वो चुनरी वाले मटेरियल का है जो चुन हुई भी होती है उससे, वो आप बताएं कि क्या वो पूरा ऊपर से नीचे तक एक ही वो लग रहा है, कलर भी है और वो ढीला ढीला सा भी है, तो क्या ये इनके लिए नो है? इनके लिए नो है। अगर आपने पहनना है आप बिल्कुल पहन सकते हैं। जब हम बनाते हैं तो हम नीचे इसकी जो तार जा रही है ना जिससे इसका वॉल्यूम आ रहा है, जी आप ना डालें वो। आप उसको नॉर्मल जैसे क्रश, इन्होंने पजामा क्यूलॉट्स बोलते हैं इसको, पलाजो बोलते हैं इसको, घेरे वाली पजामा बोलते हैं, आप उसको नीचे से ये फिनिशिंग ना दें तार वाली, आप उसको नॉर्मल जैसे जापानी फीको होता है वो आप कर लें। और इससे आप स्ट्रेट गिरेंगे। अच्छा, ये इधर भी वॉल्यूम आ रहा है, दुपट्टे पे भी वॉल्यूम आ रहा है, तो एक्स्ट्रा लार्ज के लिए इट्स नो। ठीक है जी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आपसे करने हैं, और भी बहुत सारी बातें करनी है। खाली कपड़ों से तो कहानी नहीं ख़त्म हो जाती, बात कपड़ों से होके, मेकअप से होके, हेल्थ से होके दिमाग तक भी पहुंचती है। और कभी कभार कुछ ख़वातीन जो शादी से पहले बिल्कुल दुबली पतली सी होती हैं और शादी के बाद बहुत सारी और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो अपना वज़न नहीं कंट्रोल कर पाती, तो बात उनके दिमाग तक पहुंच जाती है, फिर वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार रही होती, फिर वो बहुत सारी चीज़ें और प्रेशर्स में गुजार रही होती है। सो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, किस किस चीज़ से हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। वी आर देयर फॉर यू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम अपने प्यारी सी सहेलियों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो प्लस साइज़ हैं तो फिर भी हम उनको ये कह रहे हैं कि मतलब लाइक ऐसी हो तो क्या हुआ, मतलब इसको आराम से लेके चलें
اور اپنے دماغ پہ سوار نہیں کریں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بہت ہی ذہانت کے ساتھ ہیلپ کر سکتی ہیں کہ آپ کیسے اپنے آپ کو بہتر پریزنٹ کر سکتے ہیں. سب کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے سب ایک جیسے نہیں ہوتے, سب کے ڈفرینٹ فیسز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ فزیک ہوتے ہیں, الگ الگ قد کاٹ ہوتے ہیں, تو سب ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے. تو ہم کسی اور کو کیوں دیکھیں, ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور ہم اپنے آپ کو بہتر کیسے کیری کر سکتے ہیں. یہاں ہم آپ کو تھوڑی سی گائیڈ لائنس دینے کی کوشش کریں. امارا نے ہمیں ہیلپ کی کہ ہمیں کیا کپڑے اوائڈ کرنے چاہیے, ہمیں کون سے کپڑے زیب تن کرنے چاہیے, ہمیں جو شوق ہے ہم اپنے کہاں کہاں کدھر کدھر پورے کر سکتے ہیں. سو وہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو پچھلے سیگمنٹ میں ہیلپ آؤٹ کی. اور اب جو نیکسٹ چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے آپ کے ہیئر کٹ, آپ کے میک اپ, بہت ساری چیزوں سے اور آپ بہت دماغ لڑا سکتے ہیں اور اپنی بہت پیاری سیلفیز کھینچ سکتے ہیں. ویسے تو آپ ہیں پیاری, کیوٹ ہیں آپ, لیکن میں اور کیوٹنس آپ کی طرف لانا چاہتی ہوں. بینش پرویز ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت سارے سوال ایک ساتھ. پلس سائز ہیں تو بالوں کا کلر, بالوں کا کٹ, میک اپ, یہ کتنا ہیلپ کر سکتا ہے آپ کو؟ بہت ہیلپ کرتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میری کرسی پہ ہر دوسری لڑکی جو بیٹھتی ہے میک اپ کرانے یا بال کٹوانے, میرا منہ گول ہے, میرا منہ گول ہے. سم ٹائمز گول نہیں بھی ہوتا تو بھی لگ رہا ہوتا ہے بیکاز آف دا لٹل بٹ فیٹ, بیبی فیٹ ہے, کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے. تو میں ہمیشہ بچیوں کو یہی سمجھاتی ہوں کہ اگر گول منہ ہے یا نہیں ہے, فیٹ ہے, دونوں صورتوں میں کوئی انسان زندگی جینا تو نہیں چھوڑ سکتا یا فیشن کرنا تو نہیں چھوڑ سکتا. آپ کو کدھر رائٹ چیز کی ضرورت ہے, آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کی چن ہیوی ہے تو آپ کو چن پہ کانٹور کرنے کی ضرورت ہے, آپ کی چیکس چبی ہیں تو آپ کو چیک کو کانٹور کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر آپ کا فور ہیڈ بہت بڑا ہے تو آپ کرٹن بینگز لے لیں. سو دیر سو مینی تھنگس جن کے ذریعے جو ہے وہ آپ اپنے فیس کے لک کو پتلا کر سکتے ہیں. اسی طرح بہت سارے ہیئر کلرز کی ٹیکنیک آتی ہیں. اب تو مطلب ہیئر کلرنگ ایک نیکسٹ لیول پہ پہنچ گئی ہے نا, کیونکہ ایک زمانے میں تو صرف ایک ون کلر ہوتا تھا اور ایک ہائی لائٹس ہوتی تھیں وہ جو لائنوں والی ہیں. اب تو اٹس سو مچ کسٹمائزیشن ان کلرنگ کہ آپ فیس کانٹور کر سکتے ہیں کلرنگ اور کٹ کے تھرو. سو دیر سو مینی تھنگز. ابھی ہم بات کریں گے, دیکھتے ہیں. کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے بہت آپ جتنے دبلے پتلے ہوں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ محفل میں آپ نے جو پہنا ہو آپ پہ نظر اٹھے. کبھی کبھار ایسے ہوتے کہ آپ کے برابر میں پلس سائز خاتون کھڑی ہوتی ہے لیکن وہ اتنی اچھی لگ رہی ہوتی کہ آپ بار بار پلٹ کے اسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کتنا اچھا اپنے آپ کو کیری کیا ہوا ہے. اور کچھ لوگوں پہ تو بڑا پیارا لگتا ہے جو تھوڑا بیبی فیٹ ہوتا ہے. اکثر آپ دیکھیں گے اگر ایسے لوگ ایک دم سے ویٹ لاس کریں تو ان کی شکل اچھی نہیں لگ رہی, وہ ایک دم لٹک جاتا ہے, سیٹ کر جاتا ہے فیس. جیسے میں ایک زمانے میں لائک ان مائی ٹین ایج آئی واز اسکنی, سپر اسکنی. آئی واز ناٹ ہیپی, آئی لٹرلی واز ناٹ ہیپی. میں نے جم جا کے اپنی باڈی کے اندر ہلکے سے کروز لائے ہیں بیکاز ناؤ وین آئی ویئر کلوتھس مجھے اپنے کروز کے ساتھ کپڑے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں. تو تھوڑے بہت کروز ہونا تو امپورٹنٹ ہے بالکل, کیونکہ میں نے وہ زندگی گزاری ہے نا وہ جو بالکل ہڈی اور اسکن والی ہوتی ہے. آپ کچھ ڈال دیں, میں جس ڈیزائنر کے پاس جاتی تھی ریڈ کارپٹس کے کپڑے ملنا مشکل ہو جاتے تھے. تو صرف موٹاپا نہیں ہوتا, کبھی کبھی سپر اسکنی ہونا بھی ایک پرابلم ہوتی ہے. وہی نا, کبھی کبھار انسان کسی حال میں خوش نہیں ہو رہا ہوتا, وہ والی چیز ہے. تو آئیے ہم ذرا شروعات کرتے ہیں. پہلے اب ہیئر کٹس اینڈ کلرز پہ آتے ہیں, پھر ہم میک اپس پہ جاتے ہیں. کیونکہ دیکھو بہت ساری جو اوبیس خواتین ہیں ان کو نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کیسے بال کٹوانے. بالکل. بہت ساری گول منہ کی خواتین باب کٹس یا چھوٹے بال کہ بھئی ہم سے نہیں سنبھل رہے. سب سے پہلا ٹپ جو ہے نا وہ میں آپ کو دوں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے, کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ مجھے بہت سنبھل کے بات کرنی, کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے, تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا فیس جو ہے وہ موٹا ہے اور آپ اس کو پتلا دکھانا چاہتی ہیں تو سینٹر پارٹنگ از یور بیسٹ فرینڈ. بیکاز سینٹر پارٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ میں آج خاص طور پہ سینٹر پارٹنگ اسی لیے کر کے آئی ہوں, مجھے آپ کے ٹاپک سے انجوائے کرنے کی عادت ہو گئی ہے. میں نے کہا کہ میں آج سینٹر پارٹنگ اس لیے کر کے جاؤں گی, لوگ مجھے روز ہی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی سائٹ پارٹنگ, کبھی جیل بیک کرتی ہوں. ان تصویروں کو آپ کمپیئر کیجیے گا اور آج کی تصویروں کو آپ ندا کے ہی پیج پہ کمپیئر کیجیے گا. سینٹر پارٹنگ آپ کی دونوں طرف سے فیس کو کانٹور کر دیتی ہے. نمبر 1 پوائنٹ یہ. نمبر 2 پوائنٹ یہ کہ یہ جو ہم لوگ 1 لینتھ لمبے بال رکھتے ہیں
वो आप ना रखें, हल्की सी लेयरिंग दें, वो सॉफ्टर इफेक्ट देता है। वन लेंथ जब लंबे बाल होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो बुरे लगते वो भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द साइज़ एंड शोल्डर्स एंड एवरीथिंग, आपके शोल्डर्स तक तो बाल हो ही तो बेहतर है, ठीक है। और जो यानी ऊपर का आप हिस्सा अगर हम है, बिग नो कहें, जो ओबीस और प्लस साइज लोग हैं उनके लिए अगर हम बिग नो कहें, तो ये जो छोटे बाल हैं, नहीं, बिग नो नहीं है, बिग नो नहीं है, बिग नो नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर आप, ज़ाहिर है आप तो ट्रैवल करती हैं, बाहर देखती होंगी, हाँ। कितनी ऐसी खवातीन होती हैं जो शॉर्ट बॉब होती हैं और वो चबी होती हैं, कितना प्यारा लग रहा होता है उनके ऊपर बॉब। कभी कभी वो उनके जो है ना वो बहुत मज़े के शैगी है, कटावा होता है बैंग्स के साथ, और इतनी लेयरिंग हुई होती है, वो भी बहुत प्यारा लग रहा होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि देखें आप अपने हेयर कट को, अपने फीचर्स, अपने फिगर, इन सब चीज़ों के साथ कैसे कैरी करते हैं। असल बात जो मैं आज सारी ऐसी ख़वातीन जिनको ये मसाइल हैं, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, एक चीज़ है, अब कुछ लोग उस पर एफ़र्ट करके उसका हल निकाल लेते हैं, कुछ लोग नहीं निकाल सकते। अगर नहीं निकाल सकते ना, तो रोना छोड़ दें, उसके सल्यूशंस टेम्प्रेरी चीज़ों में ढूंढें, स्टाइलिंग में, मेकअप में, हेयर में, और बेस्ट से बेस्ट चीज़ अपनी ना 6 महीने पहले की और 6 महीने बाद की ग्रूमिंग, कपड़े चेंज करने, हेयर स्टाइल चेंज करने की तस्वीरों को कंपेयर करें और ख़ुद देखें, ये वाला हेयर स्टाइल मैंने कटवा लिया, अब ये इसमें मेरा मुंह मोटा लग रहा था, लेकिन ये जो मैंने कटवाया है, कर्टन बैंग्स हैं, हल्की सी लेयरिंग इस तरफ रखने से जॉ लाइन कवर होती है, इसने मेरे मुंह को पतला किया है। तो आप ऑटोमेटिकली अगर वन लेंथ रखते होंगे बाल, तो आपको खुद समझ आएगा कि फ्रंट लेयरिंग कितनी हेल्प करती है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देती हूँ, मेरी छोटी बहन है, वो ओबीस है, ठीक है, उसके बाल वेवी हैं, हमेशा से नेचुरली बाल उसके थोड़े वेवी रहे। एक दिन वो आके जो है वो क्या कहते हैं, रिबॉन्डिंग कैरेटिन या वो या आयरन करा के आ गई, और वो नहीं अच्छी लग रही थी, मोटापा और सामने आ गया। हाँ, वो उसने स्ट्रेट बाल कराए और वो उसने यहाँ मतलब अपने बाल डाले मुंह पे, मगर आई डोंट नो, जैसे तुम कह रही हो कि ये कवर हो जाते हैं मांग निकाल के, मगर टेक्सचर पे बात नहीं की मैंने। ओके। मैंने आपसे कहा कि आप लेयर कटवाएं, हाँ। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि अपने कर्ली बालों को स्ट्रेट कर लें। हाँ। ये एक अजीब सा प्रॉब्लम है या मिथ है या लोगों के जहन में है कि अगर मैं बाल सीधे कर लूँगी तो मेरा मुँह पतला लगेगा, ठीक है। बाल सीधे नीट एंड क्लीन टाइडी लुक ज़रूर देते हैं, लेकिन कभी कभी वॉल्यूमिनस कर्ल्स या हल्का सा फ्लफ़ी टेक्सचर आपके फेस को बैलेंस कर रहा होता है बॉडी के साथ। हाँ, क्योंकि अगर बिल्कुल चपटा बाल होगा, स्ट्रेट बाल होगा, तो मुंह समटाइम्स, और डिपेंड करता है ना कि आपका फेस का शेप भी क्या है। अगर बहुत पतला है और आपका शेप ऐसा है कि वो उसके ऊपर नहीं जा रहा स्ट्रेट टेक्सचर, तो आपका फेस भी और निकलेगा, आपके शोल्डर्स भी और सामने आएंगे, आप और बुरे लगेंगे। ये देखें ना, यही तो पॉइंट है जो हम लोगों को बताना चाहते हैं। हाँ, तो इस चीज़ को जहन से निकाल दें कि सीधा बाल मुझे पतला दिखाएगा। हाँ, नो डाउट कुछ फेसेस के लिए है, हाँ। बट नॉट फॉर ऑल शेप्स, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका शेप क्या है, स्क्वायर है, हार्ट है, क्या है। एंड ऑल्सो कर्ली बालों वालों का एक और प्रॉब्लम होता है कि हमारे यहाँ कर्ली बालों की नॉलेज नहीं है लोगों को। वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि कर्ली बाल सिर्फ लंबे में ही अच्छा लगता है। नो डाउट कर्ली बाल जितना लंबा हो उतना खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम है कि आपको शोल्डर या आपकी फोरहेड थोड़ी सी बड़ी है और आपके कर्ली बाल हैं और फोरहेड थोड़ा सा भी बड़ा है, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। हल्के हल्के कर्ल्स जो है ना, बिल्कुल जैसे हम वो नहीं बिल्कुल पतले वाले फ्रिंजेस कटाते हैं जो इधर बस 4-5 बाल पड़े होते हैं, उसी तरह जब आपका कर्ली बाल है ना, तो उतना वाला फ्रिंज कटवा लें। वो हल्का हल्का ना इधर पड़ा रहेगा, और यहाँ हल्की हल्की कॉन्टोर वाली वो जब आप बाल बांधेंगे ना, तो वो हल्के हल्के वो आपके फेस को कॉन्टोर करेंगे। अच्छा, आपको कट कराने की जरूरत नहीं है। कलर भी बताओ। देखो लोग लाइट कलर भी कराते हैं, डार्क कलर्स भी कराते हैं। कलर्स क्या सजेस्ट करती हो? कलर्स ये सजेस्ट करूंगी कि अपना बेस हमेशा डार्क रखें। ओके। और ऊपर आपने जितनी लाइट हाइलाइट्स करानी है बेशक करा लें, चॉकलेट ब्राउन कराना चाहते हैं, कैरेमल, लेकिन जो नीचे का बेस है ना उसको लाइट ज़्यादा ना करें, क्योंकि जब बेस डार्क होगा ना तो वो आपके फेस को, आपकी पर्सनैलिटी को कॉन्टोर करेगा। ऊपर से कुछ स्ट्रैंड्स आप लाइट ले लेंगे ना, तो एक कॉन्टोर्ड इफेक्ट जब बालों में होगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके फेस को भी कॉन्टोर करेगा। दोनों साइड से लेयरिंग होनी बहुत ज़रूरी है। फोरहेड बड़ी है, मतलब 4-5 टिप्स हैं, मैं आपको उंगली पे बता देती हूँ ताकि इजी हो जाए याद रखने के लिए। अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो आप कर्टन बैंग्स ले लें,
स्ट्रेट बैंग्स ले लें, जो आपकी पसंद हो, जैसे आपकी चॉइस हो। अगर आपका फेस यहाँ से चौड़ा है तो आप साइड की लेयर्स ले लें, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपका फेस लंबा है तो आई विल सजेस्ट कि कर्टन बैंग्स के साथ ये वाली लेयर्स भी लें, ताकि दोनों चीज़ें रिफ्लेक्ट करें। जब आप कलर चूज़ कर रहे हैं तो बहुत ब्राइट कलर बेस में ना लें, बेस में आप डार्क कलर लें, ऊपर आप हाइलाइट्स का लाइट कलर लें, ताकि वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को, एक इमेज को कॉन्टोर्ड रखे फेस के एरिया को, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, हाँ कर्ल्स हैं, कभी कभी बहुत बड़ा फेस है तो हल्की हल्की कर्ल्स और बॉडी या वॉल्यूम में बाल ब्लो ड्राई कराएं, ताकि फेस बहुत बड़ा हो और एकदम स्ट्रेट टेक्सचर होता है तो और बुरा लगता है। चिपका वो हल्का सा वॉल्यूमिनस ब्लो ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। ये 5-6 टिप्स हैं, इनका ख्याल रखें। ऑटोमेटिकली आपको बालों के ज़रिए अपने फेस में हल्की सी एक वो जो क्या कहते हैं, सुकड़ाहट कहते हैं, वो फील हो जाएगी, सपोर्ट मिलती है, एक सपोर्ट मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, एक सपोर्ट मिल जाती है। बालों से कभी कभार मैंने नोट किया है, क्योंकि जाहिर है खाने के शौकीन होते हैं अगर कुछ लोग, तो वो ऐसा खा लेते हैं इतना अच्छा कि उनके बाल बड़े अच्छे रहते हैं। हम डाइटें कर करके अपने हमारे बाल गिर रहे होते हैं, तो वो बालों से खेल सकते हैं। मैंने बहुत सारी खवातीन को, सबका अपना एक एसेट होता है ना। आप पूछिए आपसे, क्या मेरी आंखें, आपको पता है कि आपकी आंखें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हैं या आपके बाल अच्छे हैं, सो आपको जो लगता है आपकी जो बाल आपकी पर्सनालिटी पूरी चेंज कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़, कुछ खवातीन जैसे कुछ बच्चियां भी हैं जो थोड़ी सी चबी हों, जब वो दुल्हन बनने आती हैं या हेयर स्टाइलिंग किसी की शादी के लिए आती हैं, तो उनको ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम पे चपटा बाल सूट नहीं करेगा, बिकॉज हमारा मुंह मोटा है। और कुछ लोगों, अच्छा अब कुछ फेसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको जेल बैक पतला दिखाता है, कुछ फेसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको हल्का, अगर आप चपटा बाल बना देंगे तो और बुरा लगेगा। सो मेक श्योर कि आप घर में एक दफ़ा हल्की सी प्रैक्टिस करके एक सेल्फी लेके चेक कर लें, फिर सैलून जाके शादियों में डिसाइड करें, वरना भाई की शादी हो, बहन की शादी हो, तस्वीरें खराब हो जाएंगी। जूड़ा बनाना प्रॉब्लम नहीं है मोटे इंसान को, बाल बांधना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बाल किस किस्म का बना हुआ होगा ये आपने ज़रूर देखना है। अच्छा, अगर तुम कॉन्टोर से कुछ क्या हेल्प कर सकते हैं, मतलब हम अक्सर मैंने देखा है कि डबल चिन है तो इतना ज्यादा डार्क कर लिया है कि वो आप ऑब्वियस हो रहा है यार। कॉन्टोर के शेड्स समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, प्लस उसका टेक्सचर समझना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत मरतबा पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन अभी एक दफ़ा और, चूँकि प्रोग्राम स्पेशली कॉन्टोर और पतला लगने और मुंह को छोटा करने के ऊपर हो रहा है, तो देखें 2-3 किस्म की कॉन्टोर्स होती हैं। क्रीम कॉन्टोर होती है, पाउडर कॉन्टोर होता है, उसके अलावा कॉन्टोरिंग के ट्रिक्स होते हैं और स्पेशल डिज़ाइंड मेकअप ब्रशेस होते हैं जिनके थ्रू आप कॉन्टोरिंग करते हैं। हर ब्रश या जो भी हाथ में पिक किया उससे कॉन्टोरिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर जैसे मेरी नाक पहले मोटी थी तो स्पेशली मेरे 2-3 ब्रशेस ऐसे थे जो मुझे हेल्प आउट करते थे फिनिश्ड कॉन्टोर करने में, ताकि मेरी नाक पतली लगे। ऐसे नहीं मैं रैंडमली कोई भी ब्रश उठाया, शेड उठाया और लगा लिया, वो कॉन्टोर उतना फिनिश नहीं होगा। सो कॉन्टोरिंग के आज मैं आपको ब्रशेस दिखाऊंगी, चीज़ें दिखाऊंगी, प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, पहले के ब्रेक पे जाने से पहले हम देख सकें ब्रशेस। हाँ, कॉन्टोर के, हाँ अच्छा, जब तक ये ब्रशेस वगैरह निकाल रही है अपनी चीज़ें, हमारा एक चीज़ हमारी कपड़ों में मिस हो गई। देखो अक्सर मैंने देखा जो ओबीस खवातीन होती हैं वो मोटी हील की मतलब वो जूती जो पहनती है वो मोटी हील होती है उनकी, क्योंकि उनको लगता है ये कंफर्ट है, उनका वजन ज़्यादा है, घुटनों में दर्द ना हो। सो प्लीज़ हील्स भी क्या कोई सहारा देती हैं आपको आपके एक थोड़ा सा इमेज क्रिएट करने में? हील से ज़रूरी, अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, हील से ज़रूरी ये भी है कि आप हील्स का कलर भी देखें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप न्यूड या स्किन कलर, जैसे आपने जो आपका जोड़े का कलर है, हाँ। उसका, एंड एग्जैक्टली ये शूज़ भी आपने पहने हैं, दे परफेक्ट, बिकॉज उससे जब आपका जो स्किन के कलर के साथ आपका शू का भी कलर वही आ जाता है, तो उससे आप विजुअली इलोंगेट हो जाते हैं बहुत। ओके, एक लंबे भी लग रहे होते हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज या मीडियम साइज़ के हैं, अवॉइड कलर्ड शूज़ जो बहुत ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड हैं, बिकॉज उससे आपका फिर डिपेंड्स आपने क्या पहना हुआ हो। अगर आप न्यूड जूता पहने, स्किन कलर जूता पहने, उससे आप विजुअली लंबे भी लगते हैं, उससे आप पतले भी लगते हैं। अब अगर आपने ब्लैक कलर के कपड़े पहने तो न्यूड जूते पहने उसके साथ आप पहन के देखें आप क्या लगेंगे, मतलब यू विल लुक मच मच बेटर। अब जैसे अभी मिसाल ही लेने ना, जैसे इन्होंने अभी ये जो जूता पहना हुआ है ये ट्रांसपेरेंट है, अगर ये अपनी कमीज के रंग का पहन लेती तो ब्लॉकेज आ जाती ना लंबा दिखने में, लेकिन चूंकि ये एक ट्रांसपेरेंट है और उसके ऊपर सिर्फ स्टड्स लगे हुए हैं तो वो जेलन हो गया इनकी स्किन के कलर के साथ, और उसी वजह से अगर पैर से शॉट लिया जाए या देखा जाए ये लंबी लगेंगी। एंड ऑल्सो ट्राउजर भी स्किन कलर का है। अच्छा, तो आप ट्राउजर स्किन कलर का पहने, आप शू भी स्किन कलर का पहने, तो आप विजुअली बहुत इलोंगेट हो जाते हैं। ओह ग्रेट, ये तो छोटी छोटी टिप्स हैं
जो जब ज़ाहिर है आप लोग पढ़ते होगे तो आपको अंदाज़ा होता होगा कि कैसे, वरना बहुत सारी ख़वातीन को चीज़ें नहीं पता। मिस हो जाती तो हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग उनको बता रहे हैं। आइए ब्रशेस की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये होता है फ्लैट ब्रश। ये आप जब क्रीम कॉन्टोर लगा रहे होते हैं ना, तो ये आपको उसको कैसे पता चले हमें बीनिश कि हमें क्रीम कॉन्टोर करना चाहिए, हमें पाउडर करना चाहिए, बिल्कुल मैं बताती हूँ। देखिए, क्रीम कॉन्टोर सबसे पहले तो मौसम, हाँ ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ऐसी जगह पर हैं जहाँ आपका Dryness है मेकअप, वहाँ। हाँ हाँ, बहुत सर्दी है या ड्राइनेस है या आपकी अपनी स्किन ड्राई है, Dry कभी है। कभी मौसम नहीं, आपका अपना मसला ज़्यादा होता है, तो अगर आपको लगता है कि मौसम की वजह से आपकी स्किन ड्राई हो रही है और आपके ऊपर पाउडर कॉन्टोर असर नहीं कर रही, या कभी कभी पता है क्या होता है कि आपने मेकअप लगा लिया और जब आप पाउडर कॉन्टोर करते हैं ना, तो आधे घंटे के बाद उस पाउडर कॉन्टोर की पैचेस पड़ी होती हैं। कुछ लोगों की स्किन के लिए बनी ही क्रीम कॉन्टोर है। ऑल्सो अनदर थिंग, दो चीज़ें, मौसम एंड ड्राइनेस। क्रीम कॉन्टोर एक और सूरत में इस्तेमाल होती है जब आपको हैवी कॉन्टोरिंग करनी है अच्छा। और लंबे टाइम के लिए वो कॉन्टोरिंग चलानी है, तो ये दो चीज़ों के लिए आप क्रीम कॉन्टोर का सहारा लेंगे। अगर आपकी माइनर सी कोई मसला है तो फिर ज़रूरी नहीं है। और हर मोटे इंसान की नाक मोटी नहीं होती, हाँ। सो प्लीज़ ये मत समझें कि आज अगर टीवी पे बैठ के मैंने बता दिया कि मोटे इंसान को या मोटे चेहरे को कॉन्टोर करना है तो मतलब देखा नहीं कि अपनी नाक मोटी है और लगा दिया जी पतली नाक पे दोबारा से, क्योंकि बीनश ने कहा था। नहीं, ऐसे नहीं है। आप अपने फीचर्स को रीड करें पहले। बहुत सारे ऐसे लोग जो चबी होते हैं, उनका सिर्फ चीक्स का और डबल चिन का मसला होता है, नाक का मसला नहीं होता। नाक हर किसी की मोटी नहीं होती, कुछ लोगों की नाक मोटी भी होती है और चेहरा भी मोटा होता है, तो वो एक अलग जहाँ केस है। जरूरत है वहाँ कॉन्टोर करें, पर ये समझ नहीं होती अक्सर लोगों को। लोग समझते हैं कि भाई वो पता है साइकोलॉजिकली होता है ना कि फैट है तो बस हर जगह है। अच्छा, इससे पहले कि ब्रेक पे जाएं जरा मुझे वो बता दो कि फॉर एग्जांपल अगर तुम इनका कॉन्टोर करोगी तो तुम एंगल क्या लोगी? लोगों को एंगल्स भी नहीं पता और वो गलत कॉन्टोर करके अपने आप को और क्या बना लेते हैं। वो एंगल्स के ऊपर हम बात कर लें ताकि मैं बात करती हूँ अपने आप को कैसे आप और खिंचाएं और थोड़ा सा ग्रेविटी अगेंस्ट होता है उसका एग्जैक्टली एज से भी मैटर करता है। बिल्कुल सही कह रही हो। सही है, ठीक। अच्छा, अब जैसे ये मुझे लग रहा है कि 20s में भी नहीं होंगी, तुम छोटी हो और है ना, छोटी है ये, 20 से भी छोटी है, तो वो मुझे पता चल रहा है कि यंग फेस है उसका। सो अब इसको कॉन्टोर करनी है। अच्छा, ये जो लिप का कॉर्नर है ना, ठीक है, यहाँ पे आपने ये दो ब्रशेस लिए और एक वी बना दिया, ठीक है। ठीक है। और ये जो आपका ये यहाँ से एयरलिड और ये ऊपर वाला जो ये पोर्शन है, देखें ये ये ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एंगल है, इस पे आप कॉन्टोर करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर फेस पूरा कट। ट्रायंगल बनाना चाह रही हो तुम, ये डिपेंडिंग ऑन योर फेस कट। हाँ, डिपेंडिंग। अच्छा, अब ये ऊपर भी जा सकता है। ओके। ये जो नीचे वाला है ये ऊपर भी जा सकता है और ये भी ऊपर जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लिफ्टिंग। अच्छा, अब अगर जो गलत करते हैं हमारे लोग वो क्या ये करते हैं? वो दिखाओ, क्लोज जाओ कैमरामैन। हाँ, वो ये करते हैं। वो ये करते हैं कि ये इस ये तरह ब्रश सीधा लिया ले जाते ऐसे यूं, हाँ, ये यूं नहीं है, तो ये ब्रश लेके कैसे होना है? हल्का सा ये यूं स्लांट में है, स्लांट में, ऊपर की तरफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये अगर जैसे जैसे लिफ्टिंग बढ़ानी है आपको, आप ऐसे ऐसे और ऊपर चले और जाएं। ऊपर चले जाए। अच्छा, इन लोगों के लिए जो हाइलाइटर लगता है वो कहाँ तक अलाउड है, जो चमक हमारे आती अच्छा, है? मैं कोशिश आसान अल्फाज में समझाना चाहूँगी कि देखें, कॉन्टोर और हाईलाइट का मतलब क्या है। कॉन्टोर का मतलब है जहाँ जहाँ हम डार्क कर रहे हैं वो एरिया दब रहा है, हाँ, ठीक है, अंदर जा रहा है, कम दिखा रहे हैं। और जो हाईलाइटिंग वाला एरिया है वो वाजे हो रहा है, वो उजागर कर ठीक रहे है। हैं। एक्चुअली सही अगर वर्ड आपका है। फेस चौड़ा है और आप हाईलाइट बहुत ज़्यादा करेंगे तो आप और चौड़े लगेंगे। तो हाईलाइटर्स हर किस्म के मोटे चेहरों के लिए नहीं बने। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज हमारे ना कपड़े और मेकअप के अलावा भी और बहुत सारी बातें हैं। हम आज थोड़ा दिमाग को भी टच करेंगे, थोड़ा हेल्थ को भी टच करेंगे, क्योंकि ये वाली बातें ऊपरी हैं, लेकिन कभी कभार आपको ना ये एक कॉम्प्लेक्सेस आपको अंदर से ख़त्म कर देते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप किसका सहारा लें। सो आज ये शो उस चीज़ के ऊपर आपको हेल्प करना है, अंडर वन रूफ, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ पे भी एक और शो चल रहा है
جب یہ ڈیزائنر اور اسٹائلسٹ ایک ساتھ مل جاتی ہیں تو پھر دیکھیں نا یہ فیشن کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن آج ہم صرف فیشن کی بات نہیں کر رہے, ہم صرف اپنے آپ کو کیری کرنے کی بات نہیں کر رہے, بلکہ ہم ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں, جو کہ ہماری پیاری سی جو سہیلیاں ہیں, دوستیں ہیں, جو اس چیز سے گزری ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اس چیز سے گزری ہیں. تو ہماری ہیلپ کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر ندا شکیل, جو کہ کنسلٹنٹ ہیں, جنرل فزیشین ہیں. تو میں ان سے ہر بیماری کے بارے میں بات کر سکتی ہوں, ہے نا؟ بالکل, کیونکہ ہر کوئی کھانے پینے سے تو موٹا نہیں ہوتا, بلکہ بہت سارے اور ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں جنرل فزیشین بھی ہوں اور اینڈوکرینالوجسٹ بھی ہوں, وچ از اچھا. اسپیسیفکلی موٹاپے کا. اوہ یس, آپ تو بہت سارے بچیوں کو ڈیل کرتی ہوں گی, لڑکوں کو ڈیل کرتی ہوں گی اسی حوالے سے. سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ باڈی شیمنگ اور کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے کسی کو, کیونکہ وہ بہت ڈس ہارٹ کر دیتا ہے. کیونکہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور ہیلپ کرنے کے لیے. بالکل, تو پہلے تو اس چیز سے نکالنا چاہیے. بالکل. اس کے بعد میں یہ بتاؤں گی کہ مطلب موٹاپا جو ہے وہ 3 وجہوں سے ہوتا ہے. اچھا. وہ ایک تو جینز میں ہوتا ہے, فیملیل ہے, یعنی کہ ابو یا امی یا دادی دادا کوئی بھی پیچھے سے ہے, سو خاندانی ہے, خاندانی ہے. ہاں. دوسرا یہ کہ ہارمونل ہوتا ہے, جو کہ فیمیلز میں, میلز میں کم, فیمیلز میں پاکستانی ہارمونل تب زیادہ نظر آتا ہے جب شادی سے پہلے بالکل دبلی پتلی تھی, شادی کے بعد بچوں کے بعد ایک دم چینج. شادی سے پہلے ایکچولی ہم اس کو اتنا سوچتے نہیں ہیں کہ یہ موٹاپا اس وجہ سے ہو رہا ہے یا دوسری پرابلمس ہو رہی ہیں, پیریڈز میں ڈسٹربنس ہو رہی ہے, مائیں کھلاتی رہتی ہیں, اس وجہ سے اتنی ایجوکیشن نہیں ہے. جب شادی کے بعد بچے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں یا ہونے کے بعد پرابلم شروع ہوتی ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو چیک کرواتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے یہ ہارمونل ڈس آرڈر. یعنی کبھی کبھار جو ٹین ایج لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوئی ان میں بھی ہارمونل ایگزیکٹلی بہت امبیلنسز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کھاتی بہت ہے. ہاں, وہ بیچاری نہیں کھاتی ہے, وہ کہتی رہتی کہ میں نہیں کھاتی ہوں, لیکن ہم اس کو یعنی سمجھتے نہیں ہیں. تو کیا سمٹمز, ایک عام عورت کے لیے سمٹمز کیا, کہ اس کی پیریڈ سائیکل نارمل نہیں ہے؟ اچھا, اور تیسرا میں یہ بتاؤں کہ تیسرا جو ہے ہمارے کھانے کی وجہ سے, جو ہم کھانا جنک استعمال کرتے ہیں, یہ 3 میجر چیزیں. اچھا, جو لڑکیوں کے اندر جو پرابلمز آتی ہیں وہ مینسٹرول سائیکل کا ڈسٹربنس ہونا, یا رک جائیں گے یا زیادہ ہو جائیں گے, کئی مہینوں تک رکے رہیں گے. کوئی کہے گا کمزوری ہے, کوئی کہے گا کھاتی نہیں ہے, کوئی کچھ, ہر کوئی جو ہے نا ایک اپنا مشورہ دے گا, اور اس کے بعد اس کو ڈیل نہیں کریں گے. تو ایکچولی ہوتا کیا ہے؟ چہرے پہ زیادہ سب کہتے ہیں, ایکچولی ہوتا کیا ہے؟ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ لڑکی موٹی ہوتی جاتی ہے, کچھ ہمارا لائف سٹائل بھی ایسا ہے آج کل بچوں کا, پھر چہرے پہ بال ہلکے سے نکل آتے ہیں, لوگ لیزر کی طرف جا رہے ہیں, ادھر ادھر اسکن اسپیشلسٹ کے پاس, اصل میں ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ان کو تو ہارمونل ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے, پھر پیریڈس کے ڈسٹربنس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اکثر یہ ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں آتی, اس لیے ہم اس کو ڈیل نہیں کر پاتے. کبھی ایک پہلے آئی, پھر ایک 6-7 مہینے بعد, 1 سال بعد آئی, تو ہم اس کو ملا نہیں پاتے ہیں. زیادہ تر اس کو ہم کامنلی کہتے ہیں پی سی او, جو کہ بڑا کامن ہے. ہائپو تھائرائڈزم کراچی پاکستان کی لڑکیوں میں بہت کامن ہے, ٹھیک ہے نا. اور انسولین تھائرائڈ کا پرابلم کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے, کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. اور فیملی میں جس کو ہے اس کو تو ضرور, اگر موٹاپا چڑھ رہا ہے تو اس کو کرانا چاہیے. لتھارجی, فٹیگ, ایسی کمپلینس جو کہ عام کسی کو بھی ہو سکتی ہیں, اور وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں ہارمونل ڈس آرڈر ہے. اور ہم بہت لیگ کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے میں. ہم پہلے خود ہی کر رہے ہوتے ہیں, ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کر رہے ہوتے ہیں, فلانا ہو گیا, ٹپس لے رہے ہوتے ہیں. اچانک سے لوگ جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں ہم نے کیٹو ڈائٹ شروع کی, ہم نے یہ ایکسرسائز شروع کی, ہم نے وہ کی, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو, وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اصل میں ان میں ہارمونل ڈس آرڈر ہے, وہ کچھ بھی کر رہی ہیں بیچاریاں, اور وہ جو ہے نا اس سے کوئی حاصل نہیں ہے, اور وہ پھر ڈپریشن میں چلی گئی کہ دیکھو میں تو اتنا کھاتی بھی نہیں ہوں, اور میں تو اتنا ورک آؤٹ کر رہی ہوں, لیکن مجھے تو کوئی فائدہ نہیں. مگر کھانے سے بھی ہوتے ہیں. بالکل, ڈائٹ یہ ایک چوتھا ریزن موٹاپے کا یا اوبیسٹی کا کھانا بھی ہے. اور ہم موبائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان موبائلز کی وجہ سے, موبائل خود نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم بیٹھے رہتے ہیں, چاہے وہ بچہ ہو, لڑکا ہو, لڑکی ہو, تو یہ پرابلمس تو ہوں گے. مطلب لائک ڈائٹ کا بھی بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز ہمارے یہاں جو پاکستان میں ہے وہ چکن فیڈ میں, اور چکن میں اتنی ہارمونز ہوتی ہیں کہ وہ ویسے ہی آپ کے ہارمونز ادھر ادھر ہو جائیں گے اگر آپ برائلر چکن کھائیں تو. آپ ریفائنڈ کاربز لیں گے, بیکری کی چیزیں لیں گے, ٹن فوڈز لیں گے, ٹھیک ہے, شوگر والی چیزیں لیں گے, جنک فوڈ لیں گے, وہ ساری چیزیں موٹا کرتی ہیں. پھر ہم بیٹھے رہتے ہیں,
ज़्यादातर बैंकर्स में ओबेसिटी होती है, बैठे रहने वाले, पेट बढ़ जाते हैं लोगों के, ठीक है, और इसकी वजह से डायबिटीज़ की शरह बढ़ गई है, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ठीक है, हाइपरटेंशन, घुटने का आर्थराइटिस बहुत कॉमन है, लोग घुटने बदलवाते हैं अपने। अच्छा, अब अगर हम ओबेसिटी के ऊपर बात करें तो अब देखिए लाइक शादी से पहले लड़कियां पतली होती हैं, उसके बाद उनके बच्चे होते हैं, तो वो पतली दुबली लड़कियां भी ज़ाहिर उनका पेट एक अजीब तरीके से निकल आता है, फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाती, वो अपना सारा दिमाग बच्चे में लगाई हुई होती हैं, उसको संभालना, उसको, तो वहाँ वो और फंस जाती हैं। हाँ, अब वो ये है कि जो हम यानी बच्चा होने के बाद जो हम डाइट दे रहे होते हैं ना कि ये घी पिलाओ, ये करो, वो करो, हमें हेल्दी डाइट, पंजीरी जो एग्जैक्टली, नट्स लें, हाँ, हेल्दी डाइट लें, इतना ज़्यादा घी और ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप प्रोटीन लें, सूप्स लें, हाँ, सही है, और फिश लें, बकरे का गोश्त लें, ये सारी चीज़ें हेल्दी हैं, अंडा, दूध, दही, ये सब हेल्दी है, बजाय इसके कि हम घी डाल डाल के चीज़ें खिलाएं किसी को। फिर हम रेस्ट भी करवाते हैं, ऑब्वियसली रेस्ट इज़ नीडेड फॉर अ लेडी, बट थोड़ा बहुत बिल्कुल यानी बेड पे नहीं लेटाना है। ख़ास तौर पे सी सेक्शंस जिनके होते हैं तो उनके ज़ाहिर सी बात है लोअर एब्डोमेन जो है वो ऑब्वियसली वो उनको रेस्ट करना भी पड़ता है क्योंकि वहाँ स्टिचेस होते हैं ये सब, लेकिन उसमें फिर जब बाद में हीलिंग हो जाए तो एब्स की एक्सरसाइज, लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइज है, वो टारगेट एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अब यहाँ बेचारी ख़वातीन क्या कहती हैं कि हम तो बहुत काम करते हैं, वो काम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी कैलोरी कट डाउन भी करना है, हेल्दी डाइट लेनी है और टारगेटेड एरिया पे एक्सरसाइज करनी है जो कि इजीली गूगल पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है। लोअर एब्डोमेन एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, पेल्विक एक्सरसाइज, ये सारी चीजें बहुत। अच्छा, खवातीन कहती हैं कि वॉक तो हम करते हैं बहुत, हमें क्या अलग से वॉक करने की जरूरत, हम बाजार गए शॉपिंग करें, कितनी शादी की शॉपिंग हो रही है। वॉक में और टहलने में फर्क यार वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि आम औरतें कहती हैं हम तो यार मैं फिटनेस फ्रीक रही हूँ ना एक ज़माने में, तो मुझे पता है, मैं अब मेरे घर में एक अदद अम्मी मेरी मौजूद है, सॉरी अम्मी बुराई कर रही हूँ आपकी, बट जब भी वॉक पे लेके जाती हूँ तो वो ऐसे चल रही होती ना, फिर वो कहती है तुम मेरे साथ वॉक पे होती हो, तुम 2 राउंड सिर्फ एक्स्ट्रा मारती हो, लेकिन तुम पतली हो रही हो, मैं क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप ऐसे टहल रहे हैं। एफर्ट वाली वॉक होती है। ये एफर्ट बगैर अगर आपके कदम चल रहे हैं तो वॉक नहीं, वो आप टहल। अब जैसे फॉर एग्जांपल माशाल्लाह शी इज मैरिड, जैसे ये पतली शादी से पहले थी वैसी ही अभी है, तो मैंने इनसे पूछा कि तुम में नहीं गोश्त चढ़ा जैसे अक्सर होता है, शादी होती, कितने माशाल्लाह साल हो गए तुम्हारी शादी को? 3 साल। तो वो जो लाइक जो जितनी पतली कमर पहले थी अभी भी, तो मैं बताएं आपने मुझे क्या जवाब दिया था कि आप क्या करते हैं? ये बहुत होता है कि मतलब आप जितनी भी एक्सरसाइज कर लें, आप जितना भी कुछ कर लें, अगर आपने वही 4 रोटीज़ खा ली उसके बाद अगर आपने वही अपनी डाइट बढ़ा दी कि मुझे भूख लग रही है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैंने बहुत एक्सरसाइज किया है, व्हाट्स द पॉइंट? देन देयर इज नो पॉइंट। तो अगर आप अपने पोर्शंस कंट्रोल करें, आप अपने कार्ब्स और रिफाइंड फूड्स जैसे आपने अर्ज़ किया था वो आप कम करें, डोंट हैव टिन्ड फूड्स, अपने रोटी खानी है लाल आटे की रोटी खाएं और ज़रा कम रोटियां खाएं, इतना ना खाएं, और आप दूसरी प्रोटीन्स ले लें, जैसे दाल भी प्रोटीन है, ज़रूरी नहीं है कि आपने फ्लावर और पास्ता खाना हो, और ना ये हेल्थी होती हैं। आप ग्लूटेन फ्री रह सकते हैं जिसमें आपका वो आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब बता रही है ना कि पीसीओएस के मसाइल बढ़ गए हैं और वो चिकन की वजह से ही बढ़े, तो मैंने क्या किया है कि चिकन की जगह मैं दालों पे शिफ्ट हो गई। ओके। अब मेरा ये होता है कि जैसे हफ्ते में पहले मैं 4 दिन चिकन खाती थी, अब मैं 1 दिन चिकन खाती हूँ और बाकी के दिनों में मैंने डिफरेंट दालों से उसको ऑल्टरनेट कर दिया। तो प्रोटीन मिल रहा है मगर दाल की फॉर्म में मिल रहा है, तो बिकॉज फियर होता है ना आपको कि मुझे है कि भाई कहीं पीसीओएस ना हो जाए। अच्छा, अब जैसे अब हम खाने की, जैसे खाने से भी इंसान मोटा होता है, उन्होंने कहा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी मोटा होता है, बच्चे के बाद एक वजन चढ़ता है ऑटोमेटिकली, और चौथा आपने क्या कहा था? फैमिलियल, खानदानी। अब खानदानी है तो क्या करें? अच्छा देखिए, खानदानी है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आपको पता है कि ये होना है आपकी जिंदगी में, तो आप पहले से ही अपनी जो चीनी और इंतजार ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल कपूर फैमिली को हम देखते हैं, सब दुबले दुबले सारे इतने हीरोज, उसके बाद बुढ़ापे में सब इतने मोटे मोटे, क्यों? खानदानी है वो, खानदानी। लेकिन अगर शायद वो जो खाने पीने पे उनकी मोहब्बत है वो थोड़ा कम रखते तो वहां तक नहीं पहुंचते। खानदान की खाने पीने की मोहब्बत खत्म नहीं हो सकती, वही मैं कह रही हूँ ना। और हर इंसान पे हर चीज लागू नहीं होती। कुछ लोगों को पोषण कंट्रोल बेहतर लगता है, कुछ लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग बेहतर ज्यादा जरूरी होती है, डिपेंड करता है। कुछ लोग कीटो कर सकते हैं। तो वो आप जब डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर उसका लाइफस्टाइल सुनेगा, उसका प्रोफेशन देखेगा,
ठीक है, उसके अब जैसे हिसाब कोई से। सर्जन है, वो हाँ। सुबह सुबह उसे सर्जरी करनी है, हाँ। तो वो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर देगा, उसको दिमाग उसका नहीं दिमाग चलेगा। नहीं Oh, चलेगा। yes. हाँ। ठीक है, Oh, yes. तो उसे पोर्शन कंट्रोल करना है। हाँ, हाँ, ठीक है, ये हाँ। सारी चीजें। और फिर अच्छी बात ये है कि दवाएं आ गई हैं विच आर वेरी सेफ, अच्छा। और डिपेंड करता दवाएं है किस चीज के लिए? दुबला होने के लिए? ओबेसिटी के लिए। Oh हाँ, my God, दवाएं। अच्छा। बट आर दे सेफ? बिकॉज आई वाज ऑलवेज वंडरिंग कि ये सेफ नहीं FDA होते। अप्रूव्ड, अच्छा। FDA अप्रूव्ड। दुनिया भर में जो दवा FDA अप्रूव्ड है वो सेफ है। वैसे तो एक पैनाडोल का भी साइड इफेक्ट हो होता सकता है। है, लेकिन मिनिमम एंड लीस्ट साइड इफेक्ट्स हाँ। एंड व्हिच इज FDA अप्रूव्ड, यहाँ भी वही मिलेगी और अमेरिका में भी उसी नाम से मिलेगी। हाँ। अच्छा। ठीक है, तो दे आर वेरी, मुझे लगता है कभी कभार किसी और के लिए नहीं, हाँ। अपने लिए अगर आप हैं प्लस साइज, अपनी बीमारियां को दूर रखने के लिए, तो अगर आप काम करना शुरू कर दें इससे, मेडिसिन से ही, मुझे लगता है तो बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। क्योंकि मोटापा शुगर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लिस्ट ऑफ Diabetes, डिजीजेस हैं, डायबिटीज, हाँ। हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, आर्थराइटिस, घुटनों का स्पाइनल problem, कॉर्ड का हाँ। मसला। एंड में जाके 50 साल में आपने अपने घुटने बदलवा रहे तो हो। किसी और के लिए नहीं, रिश्ते नहीं हो रहे, फलाना नहीं हो रहा, मैं तो उसके बारे में बात ही नहीं करी, अपने लिए, अपने लिए बिल्कुल। बिल्कुल। डिप्रेशन, अपनी तकलीफों से बचने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। जब तक आप खुद नहीं राजी होंगे ना, आपकी विल पावर नहीं होगी, कोई आपको दुनिया का कोई कुछ माहिर नहीं तो कुछ मोटा नहीं कर इंसान सकता। उसका सांस फूलता है, हाँ, बस वो सांस फूलने के Stamina। चक्कर में उसका स्टेमिना नहीं होता, फिर वो वो कोई इतना काम एक्टिव भी नहीं रहता। एग्जैक्टली। जिस फील्ड में वो है, वो इसमें शायद मोटापे की वजह से कहीं कहीं एक्सेल करने में जितना भी कोई ज़हीन हो, वो ऑब्स्टिकल्स आते हैं बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। कि आपको अपने लिए काम करना है, फिट हाँ। रहना है। हाँ। वरना तो फिर आगे जाके अगर ये बीमारियां हो गई तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, किडनी फेलियर, और वो जड़ क्या थी? ओबेसिटी। ठीक है। और मैंने ये भी नोटिस किया कि टाइमिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको अपना पता है कि जब मैं सुबह को एक हैवी मील खाऊं एंड मैं दोपहर को थोड़ा सा कम खाऊं, और रात को मैं अगर हम रोजे आपने रखते खुद कैलकुलेशन करनी है Exactly. अपनी। तो रात को आप अगर मील अवॉइड भी करें, और अगर आप उससे कंफर्टेबल रह रहे हैं, आपको रात को नींद सही आ रही है, तो आप ये भी देख सकते हैं, जैसे आपने बोला था इंटरमिटेंट फास्टिंग। यार बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स भी हैं भूख मारने के लिए। आप खीरा खा लो, लेटिस खा लो, हल्का फुल्का कुछ ऐसी चीज हो जिससे आपका पेट भी भर जाए और आपको पता है दही में कैलोरीज। चिया सीड्स डाल अब तो के हम खा इतने लो। प्रोग्राम्स दिखाते हैं, अब तो एक आम इंसान को भी ये पता है, गूगल करो यार क्या है, बीज खा लो, मतलब वो Nuts खा सनफ्लावर लो, सीड्स nuts हैं, खा लो। थोड़े से वो खा लो जिससे आप सो सको रात को। तो आप तो खुद अपने आप को स्कूटनी कर सकते हो कि मैंने क्या खाया है, आज मैंने पाए खा लिए तो बाकी दिन मैंने क्या करना है। अच्छा, हमारे यहाँ उल्टा है, बेचारी खवातीन अपने मर्दों का इंतजार करती हैं ना, अपने हाँ। हस्बैंड्स का रात को, तो वो एक जबरदस्त लेविश किस्म की Yes. डाइनिंग टेबल लगाती हैं Yes. कि मेरा हस्बैंड आएगा और फिर वो खाना खाएंगे, Yes, और वो exactly. 11 बजे खाना होता है और 12 बजे सब सो जाते हैं। ये हाँ, main हमारे यहाँ fact खाना है। festivity है ना। She is absolutely right. I have started with the time. मेरा पहले काम के हाँ। दौरान ना 10 बजे सैलून बंद हो रहा है, हाँ। 11 बजे खाना खा रही हूँ। फिर अब मैंने कोविड के बाद से 7:30 के बाद खाना मैक्स, चलो मतलब 8:30। आप इतनी सारी डिस्कशन सुनते हैं, इतनी बेस्ट चीज है ये 7:30 के बजे। डिसिप्लिन ने हाँ। मेरी जिंदगी बदल दी है। आप मील के देखें, टाइमिंग मतलब अगर आप देखें फौजियों को मैंने बहुत कम देखा है कि वो उनकी पेट निकले हुए हैं, वो डिसिप्लिन होते हैं ना, टाइमिंग से टाइमिंग से। मतलब आप फोर्सेस के लोगों को देखें, बहुत कम लोग होते हैं जो जिनका शेप आउट होता है, वो हमेशा उनको आदत रहती है। 17-18 साल मैं सारा वक्त डाइट फिटनेस ये सब करती रही, लेकिन टाइमिंग पे मैंने कभी तवज्जो नहीं दी। बहुत फर्क पड़ता है। जब मैंने टाइमिंग पे तवज्जो दी ना, तो मेरा वर्कआउट का, जैसे मैं पहले 3 घंटे वर्कआउट करती थी, अब मैं 1 घंटा वर्कआउट करती हूँ, सिर्फ टाइम पे खाना खाने से। बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है। सो कहने का ये वाला सेगमेंट ये मतलब आपको दिखा रहा है कि जो आपकी ओबेसिटी है ना, सिर्फ खाने से नहीं है और बहुत सारे उसके मसाइल हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर के पास बहुत टेक्निक्स भी हैं, बहुत चीज़ें भी हैं जो आपको ज़िंदगी में हेल्प कर सकती हैं। सो अपने कॉन्फिडेंस को शैटर नहीं होने देना, क्योंकि जो अगला मेरा सेगमेंट है, मैं डिस्कशन ही इसके ऊपर करने लगी हूँ कि ये जब बॉडी से निकल के ये जब दिमाग पे चीज़ पहुँच जाती है ना, ओहो, कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपकी बहन हो या बीवी हो। बुली होती है अगर ख़ानदान में, सबसे पहले घर से ही बुली होना शुरू होती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपनी बहन को ही बुली कर रहे हैं, फिर आप अपनी क्लास में ही बुली हो रही हैं या हो रहे हैं। मैं दोनों जेंडर्स को साथ रख के चल रही हूँ। हम ज़्यादा केटर फीमेल्स को कर रहे होते तो हम वो बात करें, पर शादी के बाद भी अक्सर हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को बुली कर रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता।
एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर उसका दिमाग पे असर हो जाए तो आप क्या क्या चीज़ें लूज़ कर सकते हैं अपने पार्टनर में, अपनी औलाद में, अपने सिबलिंग्स में, आप क्या क्या चीज़ों से हाथ धो बैठ सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है हमारे शो पे कि मैं ऐसी हूँ तो क्या हुआ, मतलब सही है, बहुत सारे काम जो करने के हैं वो तो कर रही हूँ ना, अगर मैं ऐसी हूँ तो क्या हुआ। लेकिन जब इंसान ये सोचने लगता है और वो फिक्रमंद होने लगता है कि मैं ऐसी क्यों हूँ, और जब वो ये अपने आप को खुद कहने लगता है, और फिर बहुत सारी चीज़ों में जहाँ वो बहुत आगे होता है वो बिल्कुल पीछे अपने आप को धकेल देता है, खुद छुपा लेता है अपने आप को 7 पर्दों के पीछे, तो ना वो एक अच्छी माँ रहती है, ना वो एक अच्छी बीवी रहती है, ना वो एक अच्छी बेटी रहती है, और शायद ना वो एक अच्छी बहन रहती है। और अगर वो किसी भी फील्ड में आगे है, एक कलीग है, एक वर्किंग लेडी है, वो नहीं अच्छी रहती। और क्योंकि मैं इस वक्त जेंडर की बात नहीं करी तो मैं इस सबके हवाले से बात करूँगी कि आप जो आपके और फ़राइज़ हैं अदा करने के दुनिया में, वो भी आप नहीं कर पाते, सिर्फ इस चीज़ की वजह से कि वो चीज़ आपके दिमाग को लड़ गई है। आप के मेंटल हेल्थ जिसके ऊपर हम बात नहीं करते, वो बात अभी हम करने वाले हैं। सो ओबेसिटी को लेकर मैं यहाँ बात करना चाहूँगी डॉक्टर नीलम नाज से, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, को फाउंडर क्योरवे हैं। आज मैं उनसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत सारे उलझे हुए सवालों के आपने हमारे जवाब पहले भी दिए हैं। बिल्कुल, और हाँ। पहले मैं ये कहना चाहूँगी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम इस पे बात नहीं करते हैं। हम विमेन एम्पावरमेंट की, हम औरतों को बेहतर करने की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन जो हमारा वेट के साथ रिश्ता है और हमारे कल्चर का जो ऑब्सेशन है, जिस तरह हम दिखते हैं, हमें उसी तरीके से वो लेकर चलते हैं। निदा, सबसे पहले जो वेट का या जो टैग लगाने का है, जैसे हम बॉडी शेमिंग कहते हैं, वो मसला शुरू होता है बचपन से। बच्चे हमें सारे मोटे अच्छे लगते हैं, हमें बड़े प्यारे लगते हैं, खिला खिला के पागल कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं उनके पास पेरेंट्स आते हैं कि हमारा बच्चा मोटा क्यों नहीं हो रहा है, ये गोला गोला क्यों। आप ये बात करिए, अगर 7 कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं, बिल्कुल, ये देखो जरा देवरानी का बच्चा कितना मोटा है, वो तो ख्याल रखती है, तुम तो ख्याल नहीं, तुम्हारा खाना ही नहीं खिलाती हो। बिल्कुल, तुम खाना ही नहीं खिलाती हो। वहां पर हम ऑब्सेस्ड होते हैं कि बच्चे मोटे हों, लेकिन जैसे ही लड़कियां टीनेज में जाना शुरू होती हैं, उनकी माएँ जो हैं वो बिल्कुल क्रिटिकल हो जाती हैं कि तुम्हारा वेट बढ़ रहा है। पहले तो अम्मा ही शुरू करती है बॉडी शेमिंग। आप सोचें, एक माँ जिसने आपको पैदा किया, इतना सेंसिटिव, इतना प्यारा आपका रिश्ता, माँ से फिक्र होती है ना माँ को, और देखिए, नियत उनकी अच्छी है, उनकी इंटेंशन बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि वो बेटी की सेहत को लेकर फिक्रमंद है। और जाहिर है टीनेज के साथ हमारी बॉडी में चेंजेस भी बड़े सारे आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फिजियोलॉजी चेंज हो रही होती है, डिफरेंट हो रही होती है। लेकिन जो नियत अच्छी होती है लोगों की, वो केयर फॉर अस, और वो चाहते हैं कि हम अच्छा दिखें, लेकिन वो टीजिंग के जरिए, क्रिटिसिज्म के जरिए जो है वो हमें नेगेटिवली अफेक्ट करने लगता है। हमारी जो सेल्फ एस्टीम है, यानी कि मैं अपने बारे में कैसा सोचती हूँ, मेरी अपनी राय अपनी ज़ात के बारे में कैसी है, वो मुतासिर होने लगती है मेरे आसपास वाले मेरे बारे में क्या सोच। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपके अगर 4 बच्चे हैं और उसमें से जो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो चुप करके सबकी सुन रहा होता, अपनी राय ही नहीं देता, और वो इतना नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। हर जब आप उसको कॉम्प्लीमेंट दूसरों को दे रहे हैं, उसको नहीं दे रहे, कुछ नहीं कह रहे, उसको ये होगा कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे लोग पसंद नहीं करते। और हमारे यहाँ एक और घर से शुरू होती है ये चीज़। एब्सोल्युटली। देखें, जो आपकी ज़ात को, आपकी जहनी सेहत को अफेक्ट करता है, वो आपका घर का इन्वायरमेंट है, वो आपके वालिदैन हैं, वो आपके दादा दादी हैं, वो आपके भाई बहन हैं। और हमारे यहाँ एक और मसला है कि हम कहते हैं हम तो मजाक कर रहे हैं, हम तो टीज कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा मजाक ही ओबेसिटी के ऊपर बनता है। एब्सोल्युटली। हम निकनेम्स रखे हुए होते हैं अजीब अजीब से, यू नो, कि वो ये नहीं तो मोटी सी क्यूट सी है, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है। जो हम हस्बैंड वाइफ का भी अब बात कर रही थी बिफोर द ब्रेक, उसमें भी ये होता नहीं तो मैं मजाक कर रहा हूँ, यू नो, पब्लिकली, लेकिन वो शेम होता है, वो इंसल्टिंग होता है। इवन तो मजाक के, यू नो, कवर में रैप्ड होता है, बट इट हर्ट्स। जब भी आपको अपने प्यारों से क्रिटिसिज्म मिलेगा, आपकी अपनी सोच अपने बारे में नेगेटिवली। और ये आम जुमले हैं जो आपको पता भी नहीं होता। बाइक पे इनके साथ बैठना ही मुश्किल है, बाइक भी ना उड़ जाए, मतलब यार ये सिंपल जुमले हैं। बिल्कुल, जो मियाँ बीवी को कह रहा होता है, हाय खाना क्या पकाएंगी, सब कुछ खुद ही खा जाती है, मजाक कर रहे होते हैं वो। उनको पता ही नहीं कितने उमर शरीफ
صاحب نے کتنے مزے مزے کے مذاق کیے ہیں, لیکن ظاہر ہے جو یہ مذاق ہیں وہ دل پہ لگتے ہیں اس کے جس کے اوپر گزر رہی ہے. بیک آف دا مائنڈ رہتے ہیں آپ کے, ہاں. پھر آپ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. ہاں. اور جب تک کہ آپ ذہنی طور پہ صحیح نہیں ہوں گے, آپ کسی دوا کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے, آپ ایکسرسائز کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے, ایون سرجریز ڈیولپ ہو گئی آپ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے. میں اس سے پہلے کہ آپ سے آگے بڑھوں, میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ دیکھو یہ تو ان چیزوں سے گزرتی ہیں, اور ظاہر ہے جب سے اوبیسٹی آئی ہے آپ کے نزدیک آپ تب سے گزری ہوں گی, کیا کیا چیزیں فیل کر رہی ہوتی ہو؟ ظاہر ہے جو مجھ سے بہتر وہ سب آپ لوگ گائیڈ کر سکتے ہو. مریم, میں تو بچپن سے ہی یہ فیس کرتی آ رہی ہوں کہ بھائی آپ جو ہے, پہلے سب کہتے تھے تم بہت کیوٹ چبی سی لگتی ہو, بہت پیاری لگتی ہو. جیسے جیسے میری ایج انکریز ہوتی گئی, لوگوں کے سرکل میں بیٹھتی گئی, یار اتنا ویٹ لوز کرو, تمہیں تو کوئی پسند بھی نہیں کرے گا, تم کیسے سروائیو کرو گی, تمہاری شادی کیسے ہوگی, کوئی تمہیں پسند کیسے کرے گا. موسٹلی میرے ریلیٹیوز اس چیز کے اندر انوالو ہوتے ہیں کہ مجھے باہر والوں سے اتنا سننا نہیں پڑ رہا جتنے مجھے ریلیٹیوز جو ہے نا کرٹیسائز کریں گے, بھائی مریم بہت تمہارا ویٹ ہوتا جا رہا ہے, جتنی دفعہ جب آتے ہیں تم انکریز ہوئی ہوتی ہو, اپنے والیوم سے اوپر جا رہی ہو تم. ہر دفعہ کا یہی میرے ساتھ, تو بہت زیادہ ہرٹنگ ہوتا ہے یہ. تو تم ہر دفعہ جب یہ سن رہی ہو کیا امیون ہوتی جا رہی ہو یا اور؟ ہاں, سم ٹائمز میں بولتی ہوں نہیں میں جیسی ہوں نا مجھے ویسے ہی ایکسیپٹ کریں. موسٹلی میں یہی سوچتی ہوں, جب لوگوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کر دیا, بار بار کہنا شروع کر دیا, میں نے بول دی بس میں ایسی ہی ٹھیک ہوں, مجھے ایکسیپٹ ایسے ہی کریں. بٹ موسٹلی میں جب اپنے کام کر رہی ہوتی ہوں, مجھے اس میں ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہوں کہ بھائی میرے سے یہ کام صحیح نہیں ہو رہا, میں یہ نہیں کر پا رہی, تو پھر میں اپنا مائنڈ سیٹ کرتی ہوں کہ بھائی چلو میں تھوڑا اپنے لیے اپنی ایکسرسائزز کرتی ہوں, میں اچھا لکس میں اچھی نظر آؤں میں. تو یہ ہے کہ موٹیویٹ کرتی ہے میری سسٹر مجھے کافی, بہت اچھی ہیں. بٹ یہ کہ بس بہن تھوڑی ہیلپ کرتی ہے تمہاری. جی. تمہارے پاس کوئی ہے جی جی جس سے تم دل کا حال کر سک رہی ہو, اور اس میں تمہاری اس کی بچت ہے نا. واٹ ڈو یو تھنک؟ بیکاز یہ جیسے بتا رہی ہیں کہ یہ ایک پوائنٹ پہ آ کے سنتی ہیں اور پھر وہ ریبیل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. جیسے میں 2-3 لوگوں کو ایسے جانتی ہوں جو اوبیس تھے, اور جو اس طرح سے بات ہوتی ہے نا کہ تم تو موٹی پہ موٹی ہوتی جا رہی ہو, تمہارا مسئلہ کیا ہے, سب کچھ ہے, جاؤ ڈاکٹر کے پاس یا جم جاؤ, تم اٹھا نہیں جاتا تم سے, بس نیستی ہو, لیزینس ہے. وہ ریبیل ہوتے جاتے ہیں اندر سے, کہتے ہیں نہیں کریں گے, کیا کر لیں گے, بولنے دو ان کو جتنا بولنا ہے. وہ ریبیل ہوتے جاتے ہیں اور وہ اپنا غصہ نا اپنی چیزوں پہ نکال رہے ہوتے ہیں. میرے پاس اکثر ایسی بچیاں آتی ہیں آلٹ فیشن کرانے کے لیے, بال بلو کر دو, پیلے کر, وہ بیکاز ان کا ریبیل پنا نکل رہا ہوتا ہے اس چیز میں کہ ماں لے کر آئے گی کہ جی کچھ اس کو بالوں سے اس کا منہ پتلا لگے, نہیں کٹانے مجھے بال, ضد لگ جائے گی, آدھا گھنٹہ بحث ہوگی کہ میں نہیں کٹاؤں گی بال, مجھے کیوں لے کر آئیں گے. یہ ریبیل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے بیکاز یہ تانوں سے ڈیولپ ہوتا ہے. اچھا, اب میں یہاں آپ سے یہ سوال کروں گی, دیکھیں اوبیسٹی ہر ایج کی الگ ہوتی ہے. اب اگر ہم ٹین ایج کو کور کرتے ہیں, جیسے یہ بتا رہی ہیں اس کے پاس ایک سپورٹ اس کی بہن کی ہے جو اس کو ٹوٹنے نہیں دے رہی, ٹھیک ہے, تو پلیز آپ بتائیں. ابھی ہم ٹین ایج اوبیسٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں, ٹین ایج پہ ہم بات کر رہے ہیں, تو میں بالکل ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو چینجز کے ساتھ چیزیں آ رہی ہیں, اور یہ جو اوبیسٹی کا مسئلہ ہے وہ صرف فزیکل نہیں ہے, وہ صرف کھانے سے یا ایکسرسائز نہ کرنے سے نہیں ہوتا ہے. آپ جتنا ڈسٹربڈ ہوں گے, ایک کانسیپٹ ہے ایموشنل ویٹ, اوکے رائٹ, آپ کا ایموشنل ویٹ زیادہ ہوتا ہے. لوگ بنج ایٹنگ کی طرف کیوں جاتے ہیں کہ وہ ضرورت سے زیادہ کھانا کھا رہے ہیں, پتہ بھی نہیں ہے 4 چاکلیٹس کھا رہے ہیں, 4 ٹبز آف آئس کریم کھا رہے ہیں, کیونکہ وہ ٹیمپرری طور پہ کھانے سے ہمیں بہتر فیل ہوتا ہے. جنرلی آپ کی لائف میں اسٹریس اتنا ہے, کرٹیسزم اتنا ہے کہ وقتی طور پہ بہتر فیل کرنے کے لیے خوشی ملتی ہے وہ صرف چپس کھانا کے پیکٹ اور آئس کریم چاکلیٹ سے اور یہ بالکل, اور یہ آپ کو فزیکل پلیزر دیتے ہیں. آپ کے برین میں جا کر جو ہے کوئی بھی اچھا کھانا میٹھا کھائیں گے تو وہ ہمارے ہیپی ہارمونس کو ریلیز کرتا ہے. تو ہم ان ہیپی ہارمونس کو بار بار پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں, تو ہم جو ہے بار بار کھانا کھاتے رہتے ہیں. جہاں ہم ڈائٹنگ کی اور جہاں ہم ایکسرسائزنگ کی بات کرتے ہیں, یہ مشکل کام ہے, اور کیونکہ اس کو کنسسٹنٹلی کرنا ہے اور اس میں پین ہوتا ہے. سب آئس کریم کھا رہے ہیں, آپ نے نہیں کھانی کیونکہ آپ کی شوگر آپ کا جو ہے وہ بریک چل رہا ہے. اٹس ہارڈ. لیکن جب بھی آپ کوئی مشکل کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس موٹیویشن اچھی ہونی چاہیے, پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. بہت ساری لڑکیوں کے پاس ٹین ایج میں موٹیویشن ہوتی ہے, اچھا رشتہ,
यही डाला जाता है उनके दिमाग में। ये उनकी मोटिवेशन है या उनके घर वालों की मोटिवेशन? कभी कभार ज्यादातर घर वालों की। घर वालों की मोटिवेशन। देखिए सबसे अच्छी सोसाइटी की। वो प्रेशर हो जाता है ना, वो उनके लिए मजीद प्रेशर हो जाता है। एक तो इतना मुश्किल प्रोसेस करना है कि मैंने कैलोरी काउंट भी करना है, मैंने वॉक भी करना है, मैंने जिम भी जाना है और उससे मैंने लूज भी करना है। इसका अच्छा ब्रेक डाउन बताएं कि अगर टीनेज ये हो गया और वो मतलब वो किसी काम की भी नहीं रही, वो बच्ची अब वो ना वो पढ़ रही है ना उसके ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं, जिस चीज़ में वो अच्छी थी वो भी छूट गया। इनफैक्ट ये इस तरीके से भी सामने आता है। रिसेंटली मैं कपल ऑफ क्लाइंट्स को देख रही हूँ, यंग गर्ल्स, ठीक है, वो 17 से लेकर 20 के बीच में हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा फिजिकल हार्म करना शुरू कर दिया है। वो खाना बिल्कुल नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती, खाना छोड़ दिया है, दूध भी नहीं पीती। खाने के कॉन्सेप्ट से उनको एंजाइटी होने लगी है कि मैं ये एक रोटी भी खा लूँगी या आधी रोटी भी चपाती खा लूँगी तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, मैं मोटी हो जाऊंगी। अब उनके पेरेंट्स परेशान हो गए कि ये बिल्कुल नहीं खा रहे, जिसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया, राइट। ये एक जहनी तौर पे बीमारी है जहां आपका ऑब्सेशन विद गेनिंग वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बिल्कुल स्लिम होती हैं लेकिन उनके जहन में उनकी इमेज होती है कि मैं बहुत मोटी हूँ। तो वो कॉन्स्टेंटली वेट ड्रॉप करने पे 4-4 घंटे जिम कर रही होती हैं, जो जाहिर है उनके लिए फिजिकली, जैसे हमने मॉडल्स का सुना है वो वॉमिट कर देती हैं, उंगलियां डाल के वो एनोरेक्सिया एब्सोल्युटली बुलिमिया कहते हैं और फीडिंग करानी पड़ती है, ये भी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो खाना लेने को तैयार ही नहीं होते। ये एक्सट्रीम वर्स्ट केस सिनेरियोज है जहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल इसके साथ साथ जो है सेल्फ हार्म हमने बहुत देखा है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक छोटे टाइम में आप देखेंगे उनके बेड के नीचे से चॉकलेट के रैपर्स निकले जा रहे हैं, जब वो वैसे तो पूरा दिन कुछ भी नहीं खा रहे लेकिन एक शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। अगेन जब उनका स्ट्रेस ब्रेक डाउन होता है तो इस तरीके से होने लगता है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे मूड में चेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे, आपकी बदतमीजी, गुस्सा चलाना, चिड़चिड़ापन, हर किसी से लड़ना, एब्सोल्युटली अकेलापन, क्योंकि देखिए अगेन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स टीनेज में चेंज होती हैं। अगर आप वो नहीं दे रहे आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड है तो आपकी मूड में डिस्टर्बेंसेस, आपकी फिजिकल हेल्थ में डिस्टर्बेंसेस। जो बच्ची पहले दिन में 4-5 घंटे आराम से काम कर लेती थी, आप देखेंगे वो सो रही है, बिना किसी टाइम के थोड़ा सा काम करके इतनी एग्जॉस्शन हो रही है क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो नेगेटिव साइकिल में चल रही है, या बहुत ज़्यादा खा रही है या बिल्कुल नहीं। अब ये हो गया टीनेज, अब आ गई आप उस फेज़ की तरफ जहाँ ख़वातीन बच्चे पैदा करती हैं और उसके बाद ओबेसिटी की तरफ चली जाती हैं। सारा ध्यान वो अपने घर, जिम्मेदारियाँ बच्चों में देती हैं, अपनी तरफ ध्यान नहीं देती। फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद उनको नज़र आता है हमने अपना क्या हाल कर लिया है, और फिर वहाँ लोगों के ताने, मियाँ की बातें, और ये फिर क्या होता है उनकी मेंटल हेल्थ को। देखिए निदा, यहाँ पर मसला ये है कि वेट लॉस का रीज़न जो हमने दिया है पहले वो यही है कि अच्छी शादी हो जाए या मैं शादी के ड्रेस में अच्छी लगूँ। ये गोल पूरा हुआ, फिर अपने आप को हमारे यहाँ की ख़वातीन जो है वो बिल्कुल छोड़ देती हैं। बच्चे पैदा हो गए, सारी चीज़ों में लाइक यू सेड वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। हमारे लिए हेल्दी रहना कभी भी हमारी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं रहा है कि मुझे ये अपने लिए, ये मेरे सेल्फ केयर का हिस्सा होना चाहिए। बेबी हुआ भी है, जाहिर है छोटा बेबी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, दोबारा मैंने अपने आप को जो है पिकअप करना है ताकि मेरी स्ट्रेंथ अच्छी हो। मुझे बताइएगा, क्योंकि जाहिर है सब लोग देखते हैं यहाँ पर वेट लॉस ही गोल होता है, फिटनेस हमारा गोल नहीं होता। जैसे आप जब जिम जाते हैं और आप एक नया ट्रेनर हायर करते हैं तो ट्रेनर भी तो आपसे पूछता है ना कि भाई आपका गोल क्या, आपका गोल वेट लूज करना है या आपको स्ट्रेंथ पे काम करना है। तो ये एक मेजर मसला है जो लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता कि पतला होना है या स्ट्रांग होना है। और पतले होने के चक्कर में अक्सर लोग अपने मसल्स लूज कर देते हैं और फिर उनको जोड़ों के दर्द और ये मसाइल शुरू हो जाते हैं, बाल खराब हो जाते हैं, बाल गिर खराब हो जाती है, नेल्स खराब हो जाते हैं। एक तो लड़कियां जो क्रैश डाइट करती है ना। अच्छा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं फोकस रहूंगी जो मैंने सवाल आपसे किया है। जी, तो जितना हमारा सपोर्ट सिस्टम है, देखिए निदा, इंसान का जो गोल है ना वो हर वक्त बेहतर होना है। एक बच्चा भी जो है वो बुढ़ापे तक हर वक्त बेहतरी की तरफ मूव होता जाता है, राइट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली वेट लूज करना, ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए, आप ताकि स्ट्रांग रह सकें, बुढ़ापे में आप हाइक कर सकें, 60 साल की उम्र में भी आप जो है वो अच्छे से हाइक कर आप सकें। अगर हमारे बुजुर्गों को मोटिवेशन देंगी, वो मोटिवेशन ये है कि आप अपने पोते पोती या नवासे नवासी के साथ खेल सकें, उनको उठा सकें, उनके लिए घोड़ा बन सकें। तो मेरा ख्याल से जो हमारे बुजुर्ग हैं वो थोड़ा एहतियात करें, उनके लिए ये मोटिवेशन। और इंडिपेंडेंट
फिट रह सकें, अपने काम खुद कर सकें, बीमारियों से बच सकें, क्योंकि हर बुजुर्ग यही दुआ करता है, अल्लाह ताला चलते फिरते उठा, बिल्कुल मोहताजगी से बच सकें, यू नो। तो सो अब नहीं, मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूँ, वो खवातीन जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, और फिर एक सर्टेन एज के बाद उनको बस मियाँ पे शक ही रहता है कि अब मैं तो नहीं रही ऐसी, ये भी तो एक बीमारी है यार, शक इज़ अ बीमारी। देखिए, जब भी आप कोई मोटिवेशन अपनी बनाएंगे एक नेगेटिव सोच की वजह से कि मैंने जो है वेट लूज करना है वरना मेरा हस्बैंड मुझसे दूर हो जाएगा या वरना मुझे ताने मिलेंगे, आप कभी वो रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप प्रेशर की सोच से आ रहे हैं। आपने उस प्रेशर की सोच को चेंज करना इनटू पॉजिटिविटी। आपकी ज़िंदगी में क्या बेहतरी आएगी अगर आप जो है ज़्यादा फिजिकली फिट हो जाएंगे, राइट? देखो, ये तो औरत सोच रही है, ठीक है, लेकिन आदमियों के लिए भी तो कुछ बताएं कि उनको क्या नहीं करना चाहिए। देखें, जो इतने मजाक में कर जाते हैं, सिर्फ आदमियां नहीं, पूरा मेंटल हेल्थ बचाएं अपनी बीवी की, पूरा खानदान। बुलिंग, टॉन्ट्स, टीजिंग, वो सारी चीज़ें आपने जो है आपके आसपास हो रही हैं, ये बिल्कुल फ़नी नहीं है। प्लीज़ आप ये बात समझ लें कि आपके जो अल्फाज हैं वो जितनी गहरी चोट पहुंचाते हैं, कोई फिजिकल नुकसान भी नहीं पहुंचा सारी ज़िंदगी रहती है आपके दम, वो आपके जहन में एक सोच बनकर, एक बिलीफ बनकर वो रह जाता है। अगर वो 10 दफ़ा कह भी देगा ना, आई एम सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था, इट डजंट मैटर, लेकिन उसके लिए क्योंकि वो हमारी एहसास कमतरी का बायस बन जाता है। तो डेफिनेटली जितना आप एक्सेप्टेंस देंगे उस शख्स को जैसा वो है और उसके साथ बेहतरी की तरफ मूव करेंगे। हस्बैंड साथ में वॉक पे जा सकते हैं, बच्चों को दे, दादा दादी को, खुद वॉक पे चले जाए बेगम के साथ, यू नो। खुद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बर्गर खाने भी जाएं और हम ये खाने भी जाएं और वाइफ डाइटिंग करे। यानी तो आपको देखो कोई भी ऐसे आपके करीबी शख्स जो आपको लगता है कि ओबीस है, उसको किसी न किसी की सहारे की, हेल्प की ज़रूरत है। जैसे इनके पास इनकी बहन है, 100%। जो शख्स ओबेस है, जो ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हम सबको अपने प्यारों से सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी की ज़रूरत है और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। वो शख्स खुद जो है अपने गोल्स अचीव कर लेगा, वो आइडियल वेट तक पहुंच जाएगा। लेकिन आपने, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस। आप मुझे बताएंगे ये जो डिप्रेशन हो जाता है, इस डिप्रेशन में लोग क्या क्या कर सकते हैं अपने? देखिए, सबसे पहले तो होता है कि वो कट ऑफ करने लगते हैं, ठीक है, जहाँ से वो ताने आने लगते हैं, वो आइसोलेट होने लगते हैं, वो हर सोशल इवेंट से विड्रॉ करेंगे। खानदान में शादी होगी, वो कहेंगे नहीं जाना है, ठीक है, वो बहाने ढूंढेंगे, वो अवॉइड करेंगे, वो बहुत ज़्यादा सोने लगेंगे, वो अपने बेड को जो है अपना सेफ प्लेस बना लेंगे, वो सारा काम अपने बेड से करेंगे, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो वो ताने आएंगे और चीज़ें आएंगी। मेंटल वो आइसोलेशन में चले जाएंगे, फिजिकल आइसोलेशन में चले जाएंगे, सुसाइडल थॉट्स तक आ सकती हैं कि जब मुझे इतनी नेगेटिविटी मिल रही है, मेरे होने का फ़ायदा क्या है? अगर मैं इतना ही बुरा हूँ, अगर मैं हर वक्त लोगों को इतना डिसअपॉइंट करता हूँ, स्पेशली जब पेरेंट्स की तरफ से ताने आते हैं, तो हमें ये होता है कि वे नॉट गुड, हम उनको प्राउड फील नहीं करा सकते, हमारी वजह से उनको शर्मिंदगी होती है, तो वो अपने आप को इतना कमतर महसूस करने लगते हैं कि वो सोचेंगे उनकी ज़िंदगी का, उनकी ज़ात का कोई फ़ायदा ही नहीं है, राइट? तो वो क्राइंग स्पेल्स में आता है, वो अपने काम छोड़ देंगे, जिन चीज़ों में उनको मज़ा आता था, वो सारी चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता वो छोड़ने लगेंगे। और फिर गुस्सा, जिस तरह हम सब ने बात की, वो या तो रिबेलियस हो जाएंगे, इतना गुस्सा आएगा, दूसरों पे वो गुस्सा शो करने लगेंगे, या खुद पे वो गुस्सा निकालने लगेंगे और अपना ज़्यादा नुकसान करने लगेंगे। सो जिसको हम इतना आसान समझते हैं और मुंह में जो आए वो बोल देते हैं, ये किसी और को कितना बर्बाद कर रहा है, कितना कुचल रहा है, ये आप उसी वक्त आपको पता चलेगा जब आपका अपना प्यारा खुदा ना खास्ता किसी ऐसी चीज़ में मुब्तला हो जाएगा। सो वही वाली बात है कि आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि किसी ना किसी तरह अपने प्रोफेशन को मद्देनज़र रखते हुए आपने किसी ना किसी तरह हमारी पब्लिक की हेल्प की है आज। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। मैं तो आपको यही कहूँगी कि जो कुछ करना है वो अपने लिए करो, और जो कुछ सोच रही हो वो अपने लिए करोगी तो बेहतरी करोगी। किसी और के लिए हमें पतला नहीं होना, किसी और के लिए हमें खाना नहीं ख़त्म करना, हमें अपने लिए करना है। हमारी हेल्थ अच्छी करने के लिए हमें अच्छा दिखना है, हमें जाके अम्मारा से कपड़े ख़रीदने और हमें अच्छा लगना है, उसमें हमने बीनेट से बाल कटवाने, है ना। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का। एंड एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो हमारा पूरा टॉपिक है उसको लेकर एक लड़की हमारे पास यहाँ मौजूद है जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपने उनको टिकटॉक पे भी देखा है, अब तो आपने उनको फिल्म में भी देख लिया है।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं. सो 1.1 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पर. मेरे सामने सब बैठी हैं अलीना फातिमा और उनके हस्बैंड फ़िदा हुसैन. अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों कैसे हैं? वालेकुम सलाम, हम ठीक हैं, आप बताएं. मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ, वो कहते हैं ना कि कुछ टिप्स लेना चाहूँगी जो मैं और अपनी लड़कियों को देना चाहूँगी कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतना कॉन्फिडेंस है आप में. और वही वाली बात है जो जिस तरह, मतलब आपने जिस तरह ट्रोलिंग बर्दाश्त की थी, वो जो आपकी वीडियो वायरल हुई थी वो अभी लोगों ने देखी भी है. वो दिखाने का मकसद मेरा ये था कि मैं याद दिलाऊं कि ये सब चीज़ें आपने बेयर की हैं. उस वक्त आपकी शादी भी नहीं हुई थी ना फ़िदा से? उस वक्त नहीं हुई थी. हाँ, तो अलीना पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ये वाली चीज़ अपने वेट को लेकर, बॉडी शेमिंग, ये तुमने बचपन से सुनी है? बिल्कुल, मैंने बचपन से ही सब कुछ फेस किया है, स्कूल लाइफ में, पूरा कॉलेज लाइफ में. तो ट्रोल में होती रही थी और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके एक टाइम पे सेंसिटिव भी हो गई थी. बट जब ये मेरे साथ लास्ट हादसा जो हुआ, जो आपने वीडियो प्ले की, उसके बाद जब मैं उभरी हुई कह लें, तो आई वॉज लाइक मैं जो हूँ मैं उसको ओन करती हूँ. आई लव माई सेल्फ एक्चुअली. कितनी अच्छी बात है. So, तो ये क्या तुम इम्यून हो गई बचपन से सुन सुन के, या तुम ये जो इस वीडियो के बाद तुम्हारे अंदर एक चीज़ आई कि क्यों मैं अपने आप से नफरत करूं? एग्जैक्टली यही था कि मैंने कहा मैं क्यों अपने आप को, क्योंकि मैं ना टू बी वेरी सब कहते हैं दुबलाना बहुत आसान है. अभी भी जिस वीडियो का सब ये कहेंगे, बट सम टाइम इट्स नॉट टू बी वेरी इजी. मैंने दुनिया की बहुत चीज़ें ट्राई की थी और मुझे अच्छे से याद है व्हेन आई वाज 14 ईयर ओल्ड, और जब मैं जिम जाती थी तो मुझे इंस्ट्रक्टर ने कहा एज बहुत छोटी है बेटा, नहीं करो, बॉडी खराब होगी, रुक जाएगा, कद रुक जाएगा. तो मैंने कहा नहीं, मेरा स्कूल में सब मजाक उड़ाते हैं. तो मैंने उसी टाइम से बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, बट एट द एंड मैं फेड अप हो गई. मैंने कहा नो, स्टॉप इट, जो हूँ जैसी हूँ. कभी डिप्रेशन में गई तुम? हाँ, बहुत शदीद वाले में. और स्टिल लोग ट्रोल करते हैं. तो वापस कैसे निकली फिर? मेरे अम्मा अब्बा ने चीज़ें बहुत मेरे साथ दिया, बहुत ज़्यादा. अगर वो लोग मुझे उस टाइम पे नहीं सपोर्ट करते और वो लोग मुझे नहीं कहते कि बेटा जो हो तुम उसको ओन करो, बी योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ, तो मैं नहीं कर पाती. देखो, तुमने अपने आप से प्यार किया तो फिदा ने तुमसे प्यार किया. एग्जैक्टली. फिदा कब मिले तुम्हें और किस चीज़ से तुम्हारी इंस्पायर हुए और तुम लोगों की शादी हुई? माशाल्लाह. मिले तो हम अभी कुछ महीनों पहले थे और मेरी शादी बस इन्होंने बोला है उसके 1 महीने के अंदर बस मेरा निकाह हो गया. कैसे रिश्ता तय हुआ था? इन्होंने मुझे एक प्रपोज किया, मैंने कहा नहीं हो सकती, लोग बातें करेंगे. कैसे आप फिदा, आपने कहाँ देखा था अलीना को? मैंने अलीना को देखा था. अलीना का मैं रिश्तेदार हूँ. अच्छा. जी जी बिल्कुल. मेरे भाई के इन-लॉज में से हैं ये, मतलब अच्छा. भाई का ससुराल में से हैं ये. तो अलीना को पहले से जानते थे आप फिदा? बिल्कुल. तो अच्छी लगती थी आपको ये? जानता पहले से था, देखा बाद में था. अच्छा, देखा बाद में था. तो फिदा, अक्सर ऐसा होता है कि देखो कभी कभार आपका दिल बहुत अच्छा होता है, आप ये चीज़ें नहीं सोचते कि लड़की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, क्या है, और हर आदमी बीवी में एक अलग चीज़ देख रहा होता है ना कि वो इंसान कैसी है, वो मेरी पार्टनर कैसी होगी. तो बहुत सारे लड़कों का दिल अच्छा होता है, लेकिन जो दुनिया है ना, आसपास के लोग हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा भरते हैं, आपके कान भरते हैं. तो जब फिदा ने फैसला किया कि उसने अलीना से शादी करनी है, तो आसपास के तुम्हारे लोगों ने क्या कहा, तुम्हारे दोस्तों ने और आसपास के लोगों ने? काफ़ी सारे लोगों ने बोला तो सही नहीं है, बड़ी है, ये है, वो है, और अच्छे नहीं लगोगे साथ, अम्मा लगेगी. तो बहुत चीज़ें इनको सुनने को मिल रही थी और इवन ये सारी बातें मैंने भी इनको बोली थी. तो तुम जब इससे मिली और तुमने कहा आपने मुझे पसंद किया, क्यों पसंद किया, तुमने पूछी सारी चीजें? मैंने पूछा, मैं जब मैंने 3 दफ़ा मना करने के बाद जब 4थी दफ़ा उन्होंने कहा भाई जाओ मेरे घर वालों से बात करो. जब इन्होंने मेरे घर वालों से बात कर ली और मेरे घर वालों ने टाइम वगैरह मांगा, मैं क्यों पसंद किया, बस तुम अच्छी लगती हो. पर तुम जो भी तुम अच्छी हो, तुम्हारी पर्सनालिटी चार्मिंग है. ये पता है तुम, मतलब लाइक देखो 1.1 मिलियन फॉलोअर्स होना कोई आम बात नहीं है. कोई दुबली पतली लड़की होगी उसको कोई जानता भी नहीं होगा. तो तुम्हारी पर्सनालिटी में आई गेस कुछ है ऐसी अट्रैक्शन. हाँ, मेरे फॉलोवर्स मुझे लगता है अभी भी कम है जितना अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे जानते हैं. मतलब मेरे फॉलोवर्स से ज़्यादा मुझे पब्लिक जानती है. जब मैं बाहर निकलती हूँ मुझे अच्छा लगता है. अब तो इनको भी माशाल्लाह सब पहचानते हैं. हम लोग कहीं जाते हैं, आप वही है ना, आप वही, तो हमें ये चीज़ अच्छी लगती है. फिदा, तुमने अपने घर वालों को आराम से तैयार कर लिया, उन्होंने तो नहीं कुछ
समाज की दीवार बने? नहीं 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 नहीं, हाँ? घर वालों ने कुछ भी नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं इन्होंने कहा करनी है तो बस इसी से करनी है। हाँ। अब कोई आए ना आए, माने ना करनी मुझे इसी। सबने कहा बेटा बिल्कुल। जिसमें तुम खुश। हाँ, तब जब लोगों की शादी हुई, शादी की तस्वीरें वायरल हुई, उस पर भी ट्रोलिंग की लोगों ने, एक्सट्रीम इतना लेवल तंग की, किया लोगों ने। बहुत। और मैं ये कहती हूँ कि यार इतना अच्छा एक पाक रिश्ता है मियाँ बीवी का, और लोग उसको कह रहे हैं माँ बेटा, खाला भतीजा, भांजा लगा। तो आई गेस कि लोगों को सोचना चाहिए भाई हो गई ना, आप ट्रोल करने से बेटर है कि दुआएं दे दो। तुम्हारा दिल नहीं चाहता कभी कि कट ऑफ हो जाओ, बंद कर दो, तस्वीरें ना दिखाओ? जब ये इतनी ट्रोलिंग होती, दिल दुखता है। पहले होता था मेरा दिल, मैं हो भी जाती थी साइड, बट अब मैं कहती हूँ मुझे मजा आ रहा है। हाँ। आप जल रहे हो, मैं आपको जलाने में मुझे मजा आ रहा है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है तुम्हारा। हाँ, मुझे अब कि तुम लोग जल रहे हो तो बोल रहे हो ना एग्जैक्टली कि मैं खुश हूँ, मेरा हस्बैंड है माशाल्लाह, हाँ। और हम लोग एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं। पहले मतलब ना मैं बहुत डिप्रेशन में चली थी, मुझे जितने बैड कमेंट्स आ रहे हैं ये वो, तो फिर उसके बाद लाइक टाइम गुजारते गुजारते सीखा जो कहीं पहुंच नहीं सकता ना उस मुकाम पे कोई बंदा, वो ही आके आपको बुरा लगता है, क्योंकि पहुंचना वो भी वहीं चाहता है। हाँ। सो एट दैट टाइम फिदा को तो प्रॉब्लम नहीं होती कमेंट से? तुम भी चिल हो उसकी तरह, कूल माइंडेड। इवन मैं बीमार हो जाऊं, कुछ हो जाता, मैंने सुनो वीडियोस नहीं बनाई है इतने दिन से, तुमने बनवा लो। फिर मुझे नहीं बोलना आप नहीं बनवा रहे। इवन अभी काफी दिन से लाइक मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं कर रही, तो ये रोज व्लॉग नहीं बना रही, मुझे नहीं बोलना मैं नहीं बनवा रहा। मेरी अम्मी और ये मुझे ज्यादा फोर्स करो, तो बेटा वीडियोस बना लो, व्लॉग्स इसका कर लो। मतलब तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस अम्मी अब्बू की वजह से तो आया है, फिदा की वजह से भी आया हाँ, अब है। ये मतलब पूरे बैक पे सपोर्ट है मेरे पास कि भाई मेरा शौहर मेरे साथ करे। एंड मुझे ये सबसे अच्छा लगता है कि मैं औरों से ज़्यादा अपने शौहर के साथ अब चीज़ें पोस्ट कर रही होती ना, तो मैं खुद बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही होती हूँ कि यार मैं अब किसी और से बेहतर है, मैं अपने शौहर के साथ पिक्चर्स पोस्ट कर रही हूँ, वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। सो आई लव दैट। अच्छा अलीना, मुझे बताओ, तुम लड़कियों को जो ओबेसिटी का शिकार हैं और इस चीज़ से गुजर रही हैं, और वही वाली बात है, नहीं होता उनसे, वो दुबला नहीं हो पाती, वो नहीं अपने आप को शेप में रख पाती, और ज़िंदगी गुजारनी है उन्होंने, तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है कि वो फिट हो। वेट तुम उनको क्या टिप्स दोगी? देखिए सब मेरी ना इस चीज़ से बहुत लोग ऑब्जेक्शन करेंगे और करते भी हैं कि मैं मोटापे को सपोर्ट कर रही हूँ। ये भी भाई मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही। मैं पूरा प्रोग्राम कर चुकी हूँ ना, कैसे पतले हो क्या हो वो बात हो गई। अब ऐसे लाइफ गुजारनी है, नहीं तो हो रहा क्या कम, करें? नहीं हो रहा कम। सिर्फ मैं नहीं बल्कि मुझे से और बहुत सी लड़कियां जो मुझे डीएम करती कि नहीं हो रहा, वी ट्राइड एवरीथिंग, नहीं हो रहा। सो जस्ट लव योरसेल्फ। हाँ, खुद से प्यार करो, दुनिया आपसे खुद मोहब्बत करेगी। कितनी प्यारी बात है। इस प्रोग्राम का लबे लबाब, यानी इस प्रोग्राम का जो क्लाइमेक्स है वो ये है, चाहे आप पतले हो, मोटे हो, लंबे हो, मतलब छोटे कोई खत्ते किसी हो, हाल में एक्चुअली खुश नहीं काले है। हो, गोरे हो, कैसे भी हो, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, कोई और आपसे प्यार नहीं करेगा। अलीना अपने आप से प्यार करती तो देखो फिदा मिल गया उसे, बेशक, है ना, माशाल्लाह। सो बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को फ्यूचर में। अल्लाह करे आप लोग बहुत खुश रहें, आमीन। और लोग इसी जैसे जलते हैं वैसे जलने दो, मट्टी पाओ एंड आगे जाओ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा आज की सुबह, तो दुआओं में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।